हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे वर्ल्ड ऑफ इमॉर्टल नॉवल हिंदी में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अध्याय 81। बिल्कुल शानदार आश्चर्य। वॉटन ने अंततः अपना कदम उठाया। ठीक इसी समय सीलबंद भगवान प्रकाश स्क्रीन की अवधि समाप्त हो गई थी। यह एक निर्दोष जाल था। वे सभी इस एकल ब्लेड हमले के लिए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लगभग पारदर्शी जेड जैसा चाकू अंतरिक्ष और समय को चीरता हुआ निकल गया हो। ये सिर्फ एक अंगूठे जितना बड़ा और एक उंगली जितना लंबा था। हवा में चुभन ने हड्डियों को कंपा देने वाला डर पैदा कर दिया। चुभने वाली जानलेवा आभा ने वास्तव में जियो चेन के पूरे शरीर पर हर दिशा से हमला किया। छोटा लेकिन चमकीला ब्लेड उसके सीने से टकराने वाला था। जब तक कि वो कोई देवता ना हो, इससे बचना पहले से ही असंभव था। मौत जियाओ चेन से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। हालांकि वो अनिच्छुक महसूस कर रहा था। उसके पास पहले से ही स्थिति को पलटने की ताकत नहीं थी। वो इस समय अंतिम परिणाम को बदलने में असमर्थ था। वो केवल अपनी आत्म मृत्यु की प्रतीक्षा कर सकता था। शिखर के शीर्ष पर एक तेज बजने वाली आवाज गूंजी। जियाओ चेन को अविश्वसनीय शक्ति से उड़ा दिया गया। चमचमाता हुआ सांप फेंकने वाला चाकू वास्तव में जमीन की ओर गिरा। यह उसे भेद नहीं पाया। हालांकि शक्तिशाली प्रभाव ने जियाओ चेन को 6 से 7 मीटर तक उड़ा दिया। उस क्षण वहां उपस्थित सभी लोगों ने अपनी सांस रोक ली। दोनों बर्फीली चोटियों पर पूर्ण शांति छा गई। पौराणिक शियाओ ली का उड़ता खंजर, जो कभी भी निशाना चूकता नहीं था, वास्तव में दुश्मन से संपर्क करने के बाद जमीन पर गिर गया। ये दुश्मन के शरीर में घुस नहीं पाया। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। जियाओ चेन सीधा खड़ा था। उसका ऊंचा शरीर दिव्य ज्वाला से जल रहा था। वो वास्तव में बिना किसी चोट के बाहर आ गया। युद्ध के लिए उसकी उग्र इच्छा जागृत हो गई थी। जियाओ चेन ने भ्रम के अंतराल के बीच वॉटन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें बिना किसी छिपे क्रोध से जल रही थी। इस सावधानी से तैयार किए गए हमले ने लगभग उसकी जान ले ली। उसने अपने कपड़े पर बने छेद को धीरे से सहलाया। वो जैड की तरह चिकने कुछ टुकड़ों को छू सकता था। ये केके के जन्म के बाद छोड़े गए रंगीन अंडे के छिलके थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि जीवन और मृत्यु के मोड़ पर इसने वास्तव में पौराणिक जियाओ ली के उड़ते खंजर को रोक दिया था। जब उसने उस समय ये बहुरंगी अंडे के छिलके इकट्ठे किए थे, तो ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे लगा था कि ये बहुत खूबसूरत है। जियाओ चेन इसे केके के लिए रखना चाहता था, क्योंकि इसके 2 कारण थे। एक, यह एकमात्र ऐसी चीज थी जो केके के माता पिता ने छोड़ी थी। दूसरा, जियाओ चेन चाहता था कि भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति इसे देखे जिसके पास व्यापक ज्ञान हो। शायद वे केके की उत्पत्ति का पता लगा सके। जियाओ चेन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बहुरंगी जेड शैल इतनी कठोर होगी। इसने वास्तव में अजय जियाओ ली के उड़ते खंजर को रोक दिया। भगवान जाने की केके उस समय इन शैलों से कैसे बच निकला। ये शैल तुलनात्मक रूप से एडामंटियम से कितने गुना कठोर था, कौन जानता है। अब जाकर लोगों की नींद खुली और वे दूसरी तरफ बर्फीली चोटी पर शोर मचाने लगे। ये सब अविश्वसनीय था। जियाओ चेन के शरीर के बाहर दिव्य ज्वाला धधक रही थी। जानलेवा आभा आसमान तक पहुंच गई थी। वो एक एक कदम आगे बढ़ा। उसके पैरों के नीचे बर्फीली चोटी उसके हर कदम के साथ कांप रही थी। एक के बाद एक उसके पैरों के नीचे सभी दिशाओं में बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं। बर्फीली चोटी के किनारे से कुछ चटकने की आवाजें आईं। चोटी से अनगिनत बर्फ के टुकड़े गिरे। हालांकि वहां सैकड़ों भ्रम थे। जियाओ चेन ने वॉटन और कार्लोस को मजबूती से पकड़ लिया था। एक जलती हुई ब्लेड की आभा जो स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़ गई थी, आगे की ओर कट गई। आगे के सभी भ्रमों को दूर कर दिया। यहाँ तक कि सभी वास्तविक आध्यात्मिक हमलों को भी रोक दिया गया। इस बीच तीनों विशेषज्ञों ने अंततः जियो चेन को खत्म करने की उम्मीद में वास्तविक संयुक्त हमला शुरू कर दिया। यान किंग चेन आसमान से चमकती बैंगनी रोशनी के साथ नीचे उतरी। उसका लक्ष्य निस्संदेह जियाओ चेन था। प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर कार्लोस कई सैकड़ों भ्रमों के साथ एक साथ आगे बढ़े। एक के बाद एक प्रेत ने जियाओ चेन को घेर लिया और वर्तमान समय के फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी वॉटन ने दूसरा शानदार ब्लेड हमला किया। तारों की एक किरण ने शिखर को रोशन कर दिया। ये स्वर्ग और पृथ्वी का सबसे चमकदार बिंदु बन गया। स्थिति जितनी ज्यादा खतरनाक थी, जियाओ चेन उतना ही शांत होता गया। उसकी सारी हरकतें सरल और सीधी थी। अब गंभीर होने का समय आ गया है। अपने दाहिने हाथ को ब्लेड की तरह इस्तेमाल करते हुए वो तुरंत उछल पड़ा। एक प्रकाश किरण आसमान की ओर बढ़ी और सीधे यान किंग चेन को उड़ा ले गई। फिर नॉर्थ स्टार लाइट स्क्रीन हिंसक रूप से कांप उठी। यह उसके शरीर से अलग हो गई और सभी दिशाओं में फैल गई। इसने आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी प्रकाश की वर्षा को नष्ट कर दिया और फिर तलवार की चमक के उस चमकदार कण पर भारी प्रहार किया। क्लेन, प्रसिद्ध उड़न खंजर, मारा गया। चमकदार बहुरंगी चमक के बीच क्रिस्टल साफ चाकू की नोक बर्फीली जमीन में धंस गई। उसके बाद नॉर्थ स्टार लाइट स्क्रीन भी बिखर गई और फीकी पड़ गई। अगर पिछली बार जियाओ चेन सिर्फ किस्मत की वजह से बच गया था, तो इस बार उसने अपनी तीक्ष्ण अंतर्ज्ञान पर भरोसा किया। उसने वाकई उस महान उड़ते खंजर को बीच हवा में ही रोक दिया। दूसरी बर्फीली चोटी पर मौजूद लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। ईश्वरीय उड़ान खंजर कौशल कई पीढ़ियों से पारित किया गया था। अलग अलग लोगों द्वारा उपयोग किए जाने पर शक्ति समान नहीं होगी। हालांकि ये कहना मुश्किल था कि क्या जियो चेन तीसरे या चौथे हमले को रोक सकता है। भयंकर टकराव के बाद पूरे इलाके में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगली लड़ाई अनिवार्य रूप से ड्रैगन और बाघ के बीच टकराव होगी। ये छठी दिव्य परत के विशेषज्ञों के बीच जीवन और मृत्यु का मुकाबला होगा।
जियाओ चेन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती जब तक कि उसे पीछे हटने का मौका न मिल जाए, वरना उसे इस लड़ाई में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हालांकि उससे आने वाली जानलेवा आभा को महसूस करते हुए कोई नहीं जानता कि वो लड़ेगा या पीछे हटेगा। दहाड़। ठीक इसी समय शिखर के पीछे से एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी, मानो आकाश और धरती हिल रहे हो। पूरा बर्फीला पहाड़ हिंसक रूप से हिल गया। बर्फीले पहाड़ के पीछे से एक विशाल राक्षस ऊपर चढ़ा। ये 50 मीटर जितना लंबा था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे हिमनदों की बर्फ से तराशा गया हो। इसका पूरा शरीर जैड की तरह सफेद था, फिर भी यह बहुत भयानक लग रहा था। इसका एक सींग वाला ड्रैगन का सिर था, गहरे नीले रंग का भेड़िए जैसा शरीर, विशाल मगरमच्छ जैसी पूंछ, और यह सिर से पैर तक बर्फ और पाले की तरह चमकने वाले सफेद छिलकों से ढका हुआ था। यह एक स्नो ज़ेड ड्रैगन था। ज्यादातर लोग इस पौराणिक ड्रैगन को पहचानते थे। ये बर्फीले इलाके में रहता था और सोने का शौकीन था। ये साल का ज्यादातर समय सोने में बिताता था। किंवदंती कहती है कि देवता भी इसकी नींद में खलल डालने की हिम्मत नहीं करेंगे, अन्यथा यह अपने क्रोध में 1000 मील से ज्यादा जमीन को जमा देगा। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरकर अलग कर दिया जाएगा, यहाँ तक कि देवता भी भाग्यशाली माने जाएंगे अगर वे बच निकलने में सफल हो जाएं। शिखर पर हो रहे युद्ध ने नीचे बर्फीली गुफा में गहरी नींद में सो रहे ड्रैगन को विचलित कर दिया। अब वो अतुलनीय रूप से उग्र लग रहा था। गर्जन। स्नो ज़ेड ड्रैगन की दहाड़ कानों को चीर देने वाली थी। उसका 10 मीटर लंबा विशाल पंजा जो ठंडी और खतरनाक किरणों से चमक रहा था, क्रूरता से जमीन पर गिर पड़ा। कालोस, वॉटन, यान किंग चेंग और जियाओ चेन सभी बिजली की गति से चकमा देकर भाग निकले। गड़गड़ाहट। धरती को हिला देने वाली आवाज के साथ साथ बर्फीली चोटी का शीर्ष वास्तव में उस भयानक ड्रैगन पंजे द्वारा एक ही झटके में नष्ट कर दिया गया था। यह वाकई बहुत चौंकाने वाला था। गर्जन। स्नो ज़ेड ड्रैगन ने ऊपर की ओर मुंह करके दहाड़ लगाई, जिससे लोगों के कान का पर्दा फटने लगा। कई लोगों ने दर्द से अपने कान बंद कर लिए। अगर वे एक कदम भी धीमे होते तो वे बेहोश हो सकते थे और मौके पर ही मर सकते थे। टकराना। उसने एक और भयंकर हमला किया। तेज विशालकाय पंजा क्रूरता से नीचे झपट्टा मारता हुआ। बर्फीली चोटी उसे झेल नहीं पाई। पहाड़ का एक और हिस्सा नष्ट हो गया। उसी समय पूरे क्षेत्र में बर्फ और बर्फ की अंतहीन मात्रा उमड़ पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फीली चोटी के आसपास बर्फ की सुनामी की बाढ़ आ गई हो। ये बहुत भयानक था। जब यह विशाल राक्षस अपनी ताकत दिखाता था तो इसे रोकना लगभग असंभव था। दूसरी बर्फीली चोटी पर मौजूद हर कोई तुरंत भागने लगा। वे बहुत शोर मचा रहे थे। वे सभी जल्द से जल्द इस जगह से निकल जाना चाहते थे। प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर कालोस, फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी कालोस, असाधारण रूप से सुंदर यान किंग चेंग और जियो चेन 2 के पास अपने जीवन और मृत्यु की लड़ाई की परवाह करने का समय नहीं था। वे स्नो ज़ेड ड्रैगन के ठीक बगल में थे। वे सबसे अधिक खतरे में थे। उनमें से हर एक ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया और असाधारण रूप से लापरवाह ड्रैगन से बहुत दूर जाना चाहता था। कालोस आसमान में उड़ गया। वॉटन सीधे बर्फीली चोटी से नीचे कूद गया। यान किंग चेंग भी आसमान में उड़ गया, लेकिन उसकी पीठ पर लगे हल्के पंख ने उसे लंबे समय तक उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी। वो ज़ेड ड्रैगन द्वारा उकसाए गए बर्फ सुनामी की धार में बह गया और सीधे जियो चेन की दिशा में गिर गया। यान किंग चेन की उंगली ब्लेड की तरह थी। एक चमकदार बैंगनी रोशनी नीचे की ओर इस उम्मीद में छोड़ी गई कि वो जियो चेन की पीठ में घुस जाए। जो लोग जियो चेन के स्तर तक पहुंच चुके थे वे अराजक स्थिति के बीच भी अपने आसपास के खतरों को भांपने में सक्षम थे। उसने लगभग तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका शरीर टिमटिमाती रोशनी और गुजरती हुई परछाइयों जैसा था। उसने अपनी मूल स्थिति में एक छवि छोड़ी और उस हमले से बचता रहा। उसके बाद यान किंग चेन को अपने शरीर को संतुलित करने का मौका दिए बिना जियो चेन ने ठंडे दिमाग से अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। यह निश्चित रूप से एक जानलेवा हमला था जिसमें कुछ भी नहीं रोका गया था। चमकदार रोशनी ने लोगों को सीधे देखने में असमर्थ बना दिया। 7 चमकदार ऊर्जा तरंगों ने बर्फ के हजारों ढेरों को लुढ़का दिया। ये तट के खिलाफ तेज लहरों की तरह था। एक के बाद एक परत यान किंग चेन की ओर बढ़ी। यह 106वीं दिव्य परत की शक्ति थी। यान किंग चेन के पास चकमा देने की क्षमता नहीं थी और वह जलती हुई ऊर्जा तरंग द्वारा उड़ गई। वो लगातार अपने मुंह से खून खांस रही थी। उसका सुंदर चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। उस पर कोई दया किए बिना जियाओ चेन बर्फीली चोटी से नीचे कूद गया और दृश्य में गायब हो गया। तो क्या हुआ अगर वो स्वर्ग के नीचे नंबर 1 सुंदरता थी? जियाओ चेन सिर्फ इस वजह से नर्म नहीं होगा। एक दुश्मन हमेशा एक दुश्मन होता है। वो किसी भी कारण से बहक नहीं जाएगा। स्नो ज़ेड ड्रैगन की दहाड़ ने आसमान को हिला दिया और बर्फीली चोटी को टुकड़े टुकड़े कर दिया। अटूट बर्फ की सुनामी पहाड़ से नीचे की ओर दौड़ते हुए हजारों घोड़ों की तरह थी। बर्फ की विशाल ढलान ने यान किंग चेन को पहाड़ के तल पर दफना दिया। 3 बर्फ जैसे सफेद ड्रैगन ने दहाड़ते हुए सामने की बर्फीली चोटी की ओर दौड़ लगाई। वह भाग रहे साधकों का पीछा करने लगा। ये घटना का एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यहाँ इतना भयानक ड्रैगन भी है। दहाड़ के कारण दूसरी बर्फीली चोटी पर हिमस्खलन शुरू हो गया। यह एक पल में हुआ, लेकिन सौभाग्य से उन अभ्यासियों ने काफी तेजी से प्रतिक्रिया की और पहले ही उस क्षेत्र से बच निकले। केवल 7 से 8 लोग इतने भाग्यशाली नहीं थे और जिंदा दफन हो गए। जियो चेन ने भीड़ का पीछा नहीं किया। उसने एक समतल जगह चुनी, एक प्रकाश किरण में तब्दील हो गया और खुद को बर्फ में गहराई तक दफना लिया। भागने के बजाय चुपचाप छिप जाना बेहतर था।
बाहर ड्रैगन की दहाड़ आसमान को चीर रही थी और हिमस्खलन की गड़गड़ाहट लगातार गूंज रही थी। जब तक कि घबराहट भरी चीख धीरे धीरे दूर नहीं हो गई, तब तक ड्रैगन की दहाड़ धीरे धीरे शांत नहीं हुई और जल्द ही पूरी तरह से गायब हो गई। दुनिया धीरे धीरे अपनी पूर्व शांति वापस पा रही थी। स्नो ज़ेड ड्रैगन बर्फीली गुफा में वापस आ गया था। जियाओ चेन 1 घंटे बाद ही गहरी बर्फ से बाहर आया और चुपचाप बर्फीली चोटी को देखा जिसे स्नो ज़ेड ड्रैगन ने चीर दिया था। कोई कल्पना कर सकता है कि स्नो ज़ेड ड्रैगन अभी कितना उग्र था। ड्रैगन वास्तव में एक ऐसी जाति थी जो देवताओं को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकती थी। अपनी जादुई शक्ति खोने के बाद भी उनका शक्तिशाली भौतिक शरीर अभी भी बेजोड़ था। साधना का मार्ग अंतहीन है, उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बस वो इस प्रकार की जाति से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति कब प्राप्त करेगा। अध्याय 82 बर्फीले पहाड़ का बर्फ का ताबूत। अधिकांश अभ्यासी उल्लासमय पहाड़ी जंगलों में भाग गए, लेकिन उनका मूड पहले जैसा नहीं था। अगर ऐसा नहीं होता क्योंकि वे स्नो ज़ेड ड्रैगन से एक पहाड़ दूर थे और उनके पास भागने के लिए कुछ फुर्सत थी, तो ये केवल 20 लोगों के बराबर नहीं होता जो बर्फ के समुद्र के नीचे दबे होते। जियाओ चेन इस बर्फीले क्षेत्र में काफी समय से खोज कर रहा था, लेकिन उसे कुछ खास नहीं मिला। उसके बाद वो केके और 3 कंकालों की तलाश में बर्फीले पहाड़ की गहराई में चला गया। 2 घंटे बाद जियो चेन को उनके पदचिह्न मिल गए। बर्फीली चोटी पर चढ़ने के बाद जियाओ चेन दंग रह गया। बर्फीली गुफा में ध्यान कर रहे 3 कंकालों के अलावा उसने पाया कि वहाँ एक घर के आकार का बर्फीला कमल था और केके उस समय उसके ऊपर गहरी नींद में सो रहा था। पूरा हिम कमल एक शानदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था। लहर जैसी चमक धीरे धीरे घूम रही थी। शब्दों में वर्णन करना भी संभव नहीं है कि यह कितना जादुई था। इसने यहाँ के आध्यात्मिक प्रभाव को बहुत घना बना दिया। बहुरंगी चमक हिम कमल के चारों ओर फैली हुई थी जो दिव्य ज़ेड से उकेरी गई लग रही थी। ये सूर्य की चमक के नीचे बहुत चमकदार था और केके बर्फ के कमल के बीच में सो रहा था। लोग यह मानने से खुद को नहीं रोक पाए कि यह छोटा सा जीव वाकई चमत्कारी था। हर बार जब वह इस तरह की आध्यात्मिक वस्तु खोजने में सक्षम होता था, तो यह निश्चित रूप से भाग्य का झटका नहीं था। इसका उसके आध्यात्मिक स्वभाव से कुछ लेना देना होना चाहिए। ये छोटा सा प्राणी वास्तव में बहुत लापरवाह था। इसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि कोई जंगली जानवर इसे पूरा निगल जाएगा। ये बहुत गहरी नींद में सो रहा था। भगवान जाने कि यह छोटा सा प्राणी इस ड्रैगन द्वीप पर कैसे जीवित रहता है, जहाँ इतने सारे राक्षस घूम रहे हैं। जियो चेन हल्के कदमों से वहां चला गया और अपने हाथ से उसे छू लिया। परिणाम स्वरूप कुछ आश्चर्यजनक हुआ। कोमल चमक की एक गेंद वास्तव में केके के शरीर की सतह पर बह रही थी और उसे अंदर से सुरक्षित कर रही थी। चीख। बर्फ जैसा सफेद छोटा प्राणी वास्तव में अपनी नींद में बात कर रहा था। जियो चेन द्वारा स्पर्श किए जाने के बाद यह इधर उधर पलटा और फिर यह फिर से खर्राटे लेने लगा। ये बिल्कुल भी नहीं उठा। इसने सचमुच जियो चेन को अवाक कर दिया। जियो चेन ने उसे फिर से परेशान करने की कोशिश नहीं की। वो बर्फीली चोटी के ऊपर बैठ गया और अपनी सांसों को नियंत्रित करने लगा। हालांकि वह अपने दुश्मन के प्रति कठोर था, लेकिन जियो चेन अपने आसपास के लोगों के प्रति बहुत परवाह करता था। वो इस छोटे से जीव को बहुत पसंद करता था। इस बार यह केके के रंगीन ज़ेड शेल की बदौलत था, अन्यथा वो उस उड़ते खंजर के हाथ में मर सकता था। लुनहुई वांग और अन्य 2 लोगों ने पाया कि जियाओ चेन वापस आ गया था। उनकी आंखों की कोठरियों में आध्यात्मिक प्रकाश टिमटिमा रहा था। फिर जब वे ध्यान करते रहे तो ये फिर से बुझ गया। जियाओ चेन रात के दूसरे पहर तक ऐसे ही रहा, तभी उसे तरोताजा महसूस होने लगा। वो पूरी तरह से चरम अवस्था में पहुंच गया था। कुछ ड्रैगन अंडों के सार को अवशोषित करने के कारण उसकी जीवन ऊर्जा अब आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल है। अन्यथा इस बार की भीषण लड़ाई के बाद उसकी जीवन ऊर्जा को बहुत नुकसान पहुंचता। समृद्ध और शक्तिशाली जीवन सार जियो चेन को ऐसा महसूस कराता है जैसे उसके पास 2 जीवन है। अगर वो अपने स्तर के करीब किसी दुश्मन से भिड़ जाता है, तो वह निश्चित रूप से तब तक लड़ सकता है जब तक कि दोनों पक्ष हार नहीं जाते। उसके पास वैसे भी प्रचुर मात्रा में जीवन ऊर्जा थी। वो निश्चित रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म कर सकता था। तारों की रोशनी टिमटिमा रही थी। रात की धुंधली रोशनी पानी जैसी लग रही थी। रात के आखिरी पहर तक के आलस से उठा। जियाओ चेन को देखने के बाद उसने आधे होश में अपनी बड़ी बड़ी आंखें कुछ बार झपकाई। उसके बाद उसे अचानक कुछ याद आया और उसने दर्द से अपने छोटे से पंजे को अपने गोल और उभरे हुए छोटे पेट की ओर इशारा किया। उसके बाद उसने नाराजगी से जियाओ चेन की ओर इशारा किया। ऐसा लग रहा था कि वह बिना कुछ कहे उस पर आरोप लगा रहा था। जियाओ चेन अचानक मुस्कुराने के लिए ललचा गया। उसे यकीन था कि यह छोटा सा जीव इस बर्फ के कमल को खाना चाहता होगा। यह इस आध्यात्मिक वस्तु पर नजर रख रहा था, फिर भी यह इसे खाने में सक्षम नहीं था। यह वास्तव में ऊब गया होगा। मुझे लगता है कि अब मुझे तुम्हें छोटा राक्षस कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खजाने की खोज करने वाला जानवर कह सकता हूँ। सिर्फ तुम ही इस तरह के बर्फ के कमल को खोज पाओगे। तुम वाकई आध्यात्मिक वस्तुओं के लिए अभिशाप हो। केके कुछ हद तक असंतुष्ट लग रहा था। उसने गुस्से में अपना छोटा पंजा जियाओ चेन पर लहराया। उसके बाद वह पलटा और कमल के दिल में पाए गए कुछ क्रिस्टल स्पष्ट कमल की पंखुड़ियों को खोला। उसने अंदर से मुट्ठी के आकार की ज़ेड जैसी वस्तु को बाहर निकाला। दिव्य वैभव वास्तव में चमकदार था। यह एक तारे के धब्बे की तरह था। यह असली बर्फ कमल का दिल था। इसने जियाओ चेन को भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। केके की लार लगातार बह रही थी। वो खाना चाहता था, फिर भी वो खाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
हाँ हाँ, जियो चेन खुद को जोर से हंसने से रोक नहीं सका और फिर उसने कहा, पहले मैं इन्हें तुम्हारे लिए रख लेता हूँ, तुम अपना छोटा पेट सिकुड़ने के बाद इसका आनंद ले सकती हो। केके ने श्याओ चेन को संदेह से देखा। अंत में उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और सिर हिलाया। उसने कमल के दिल को दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक आधा हिस्सा श्याओ चेन को अपनी ओर से रखने के लिए था, दूसरा आधा सीधे श्याओ चेन को उपहार के रूप में दिया गया। उसी समय वो अपना छोटा पंजा लहराते हुए श्याओ चेन को चेतावनी दे रहा था कि वो स्थिति का फायदा न उठाए। जियो चेन अपनी मुस्कान को रोक नहीं पाया और बोला, तुम छोटे राक्षस हो, इसलिए तुम्हारे पास अभी भी कुछ विवेक है और तुम मुझे भूले नहीं हो। निश्चिंत रहो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए रखूंगा, मुझे दूसरे आधे की भी जरूरत नहीं है। केके के पुराने घर जाने के बाद जियो चेन को लगा कि उनके बीच संबंध मजबूत हो गए हैं। वो जल्द ही इसे अपने पक्ष में रखने में सक्षम हो जाएगा। केके, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपना मोटा सा पेट कैसे छोटा करना है। केके की बड़ी बड़ी आंखें तुरंत चमक उठी। इसे पूरा करने के लिए हमें आपके अनमोल पेड़ की जरूरत है। पिछली बार आपने देखा था कि मैं कैसे अनमोल पेड़ के साथ विलीन हो गया था। आज से आपको अपने छोटे से पेट में दिव्य अंकुर को आत्मसात करने की कोशिश करनी होगी और इसे जीवन की अतिरिक्त मीठी ओस को अवशोषित करने देना होगा। अन्यथा कौन जानता है कि आपको उन मीठी ओस को पूरी तरह से पचाने में कितना समय लगेगा। केके की चमकती हुई बड़ी बड़ी आंखें एकदम गोल थीं। फिर उसने अपने मोटे छोटे पेट को दोनों हाथों से ढक लिया और जोर से अपना सिर हिलाया। इसका मतलब है कि चाहे आप उसे पीट पीट कर मार डालें, वो ऐसा नहीं करेगा। चीख चीख, ऐसा लग रहा था कि वो कह रहा था कि वो निश्चित रूप से अपने पेट पर पेड़ नहीं लगाएगा। अगर आप ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हैं तो भी यह ठीक है। जीवन की सारी मीठी ओस आप ही सोख लेंगे, ये बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि अब से लेकर भविष्य में एक निश्चित अवधि तक आपको स्वादिष्ट भोजन खाने की अपनी इच्छा का विरोध करना चाहिए। केके तुरंत ही निस्तेज हो गया। वो उग्रता से बर्फ के कमल पर चढ़ गया और सोता रहा। केके, सारा दिन सिर्फ सोते मत रहो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अनमोल पेड़ को कुछ दे दो। अपने अनमोल पेड़ को बर्फ के कमल पर जड़ें जमाने दो। जियाओ चेन केके को बर्फीली गुफा में ले गया और बर्फ के कमल पर कीमती पेड़ लगाया। रात की धुंधली रोशनी के नीचे बर्फीली चोटी पर एक तीव्र रोशनी छाई रही। हथेली के आकार के दिव्य अंकुर के ड्रैगनेट जैसे पेड़ के तने पर स्याहीदार जैद पत्ती, दूधिया जैद पत्ती और जैस्पर पत्ती भी तुरंत चमकदार चमक के साथ चमक उठी। सुबह सुबह जियो चेन और उसके साथियों ने ये स्थान छोड़ दिया, क्योंकि जब उन्होंने ऊंचे स्थान से दृश्य का निरीक्षण किया तो उन्हें दूर बर्फीली चोटी पर एक जीर्ण शीर्ण प्राचीन महल दिखाई दिया। जब वे इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह वास्तव में कोई भ्रम नहीं था। यहाँ वास्तव में एक अवशेष था। जीर्ण शीर्ण महल हॉल लगभग ढह गया था। मूल रूप से भव्य हॉल में से केवल दो ही आज भी खड़े हैं, लेकिन वे किसी भी समय ढह सकते हैं। उन्हें यहाँ कुछ खास नहीं मिला। यह एक प्राचीन महल के अवशेष से ज्यादा कुछ नहीं लग रहा था। ये पवित्र पर्वत पर स्थित उन महलों जितना विचित्र और भयानक नहीं था। चलो इस प्राचीन महल के हॉल को एक निशान के रूप में इस्तेमाल करते हैं और अस्थायी रूप से ड्रैगन के अंडों को यहाँ दफना देते हैं। बाद में इसे ढूंढना भी आसान हो जाएगा। जियो चेन ड्रैगन के अंडे के सार को अवशोषित करना बंद करना चाहता था। जब उसने कल सुबह सूरज का स्वागत किया तो उसे ज्ञान की एक झलक मिली। इसने उसे प्रशिक्षण के मार्ग के बारे में एक नई समझ दी। वो अपनी यात्रा को नए सिरे से शुरू करना चाहता था। ऐसा नहीं है कि ड्रैगन का अंडा वैसे भी भाग जाएगा, वो इसे लेने के लिए कभी भी वापस आ सकता है। इस बीच वो अपने दिल में एक तरह की उम्मीद कर रहा था, शायद वो वास्तव में एक या दो युवा ड्रैगन राजा का पालन पोषण कर सके। जियो चेन ने कभी नहीं सोचा था कि बर्फ और हिम को खोदने के बाद उन्हें वास्तव में एक बर्फ का ताबूत मिलेगा। यह एक बड़ी खोज है। क्या यह वो जगह हो सकती है जहाँ कोई प्राचीन देवता दफन था? जब उसने ये सोचा तो उसने अपनी गति तेज कर दी और आसपास की जमी हुई मिट्टी को पिघलाया, जिससे बर्फ का ताबूत सतह पर आ गया। सूरज की रोशनी की चमक के नीचे वे स्पष्ट रूप से देख सकते थे कि पारदर्शी बर्फ के ताबूत के अंदर क्या था। उसमें झुर्रियों वाली त्वचा का पूरा शरीर था। एक नजर में ही लोग बता सकते थे कि यह एक असाधारण बूढ़े व्यक्ति का अवशेष था। ये सचमुच बहुत विचित्र है। वहाँ केवल झुर्रीदार त्वचा की एक परत थी, यहाँ तक कि शरीर भी नहीं बचा था। इससे जियाओ चेन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। हालांकि वो सिर्फ इतने से ही भयभीत नहीं हो सकता था। उसने बर्फ के ताबूत के कवर को हल्के से धकेला और अंदर मानव त्वचा को उजागर किया। उसने उसे उठाया और पाया कि सिर से लेकर पेट तक एक दरार थी। इसके अलावा बाकी सब अच्छी हालत में है, कोई नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि लगभग न के बराबर सफेद बाल भी थे और भूरे रंग की पलकें अच्छी हालत में थी। कौन जाने क्यों जियाओ चेन को अचानक लगा कि यह जगह वाकई डरावनी है। हालांकि सुबह का सूरज इस क्षेत्र पर चमक रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसकी गर्मी खत्म हो गई है। सूरज की रोशनी मौत की तरह फीकी लग रही थी। सहज रूप से उसे अचानक सिकारा के खोल का ख्याल आया। झुर्रीदार त्वचा की यह परत किसी तरह कीटों के खोल को छोड़ने जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि इसमें भी वही विशेषता है। जियाओ चेन यही नहीं रुका। उसने एक बार फिर आसपास जमी हुई जमीन को खोदा। उसकी उम्मीद से परे उसे वाकई एक और बर्फ का ताबूत मिला। ये पहले ताबूत से सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर था। जियाओ चेन ने ताजी हवा में सांस ली। क्या ये जगह वाकई एक विचित्र कब्रिस्तान हो सकती है? अगर ऐसा है तो क्या ये जीर्ण शीर्ण महल अंडरवर्ल्ड नहीं बन जाएगा?
दूसरा बर्फ का ताबूत खोदा गया। ताबूत के अंदर एक और बेजोड़ झुर्रीदार त्वचा थी। इस बार इसने जियाओ चेन को ठंडे पसीने में डुबो दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि दो झुर्रीदार खालें लगभग एक जैसी दिखती थी। उन्हें एक साथ रखने के परिणाम स्वरूप उसने पाया कि वे वास्तव में एक ही रूप में थी, टू वही रूप। इसके अलावा सावधानीपूर्वक तुलना करने के बाद जियो चेन को लगा कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने पाया कि दोनों झुर्रियों वाली त्वचा पर किसी भी जन्म चिन्ह में कोई विसंगति नहीं थी। वे सभी बिल्कुल एक जैसे दिख रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही वे जुड़वा हो, इतनी समानता नहीं होनी चाहिए। जियाओ चेन को लगा कि यह जगह लगातार विचित्र होती जा रही है। यह एक ऐसा कब्रिस्तान था जो लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर देता था। इस वजह से वह रुक नहीं सका। उसने जमी हुई जमीन को खोदना जारी रखा। नतीजतन तीसरा बर्फ का ताबूत खोदा गया। उसने एक गहरी सांस ली। वो तीसरे बर्फ के ताबूत को देखने नहीं गया, बल्कि बर्फीले फर्श को पिघलाना जारी रखा और जमी हुई धरती को खोदना जारी रखा। लेकिन प्राचीन महल के हॉल के आसपास की जमीन खोदने के बाद भी उसे चौथा बर्फ का ताबूत नहीं मिला। और ये 3 बर्फ के ताबूत सिर्फ 2 मीटर की दूरी पर थे। उन्हें बहुत करीने से व्यवस्थित किया गया था। इसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि यहाँ सिर्फ 3 बर्फ के ताबूत थे। जियाओ चेन ने बर्फ के ताबूत का ढक्कन खोला। वो पूरी तरह से चकित था। ताबूत में झुर्रीदार त्वचा बिल्कुल पहले 2 के समान थी। वे 3 जन्म चिन्ह भी पूर्णता के लिए सटीक थे। यह ऐसा कैसे हो गया? जियो चेन को लगा कि यह जगह बहुत डरावनी है। यहाँ पर 3 बिल्कुल एक जैसी मानव त्वचा क्यों होगी और एक भी शव क्यों नहीं मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर मौजूद चीज को किसी ने खा लिया हो? वो शांत होकर इधर उधर देखने लगा। फिर अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे एक अहम सुराग मिल गया था। तीसरे ताबूत पर उसे खून की कुछ बूंदें मिली। ऐसा लग रहा था कि यह खून अभी अभी सूखा है। 3 अध्याय 83 मुठभेड़। अन्य 2 झुर्रीदार खालों में भी कुछ काले खून के धब्बे थे। एक नजर में ही लोग बता सकते थे कि उनका इतिहास कुछ सदियों पुराना होना चाहिए। समय के उतार चढ़ाव के कारण वे मिट गए थे, लेकिन निश्चित रूप से जियाओ चेन भी इन खालों की सही उम्र का पता लगाने में असमर्थ था। जहां तक तीसरे बर्फ के ताबूत में मानव त्वचा की बात है, बर्फ के ताबूत में खून के धब्बे अभी भी रंग के संकेत देते हैं। जियो चेन के स्तर के विशेषज्ञ के लिए यह अनुमान लगाना आसान था। यह निश्चित रूप से आधे महीने से अधिक नहीं हुआ है जब ये त्वचा बह गई थी। इससे जियाओ चेन को तुरंत हवा में ठंडक महसूस हुई। उसके पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए। उसने ध्यान से इस मानव त्वचा के अंदरूनी हिस्से को देखा और निश्चित रूप से उसने पाया कि खून के धब्बे में भी रंग का एक संकेत था। ये केवल कुछ ही क्षण पहले हुआ था। उसने ध्यान से जांच की और पाया कि तीसरी त्वचा बाकी की तुलना में अपेक्षाकृत नरम थी। इसके अलावा ये चमकदार चिकनाई से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि त्वचा को बहुत पहले ही उतारा गया था। अचानक जियो चेन को आखिरकार सबसे महत्वपूर्ण सुराग मिल गया। तीसरी त्वचा की बीच वाली उंगली पर कुछ दरारें थी। कुछ खून के धब्बों के अलावा नाखून के आकार का एक नया कोमल त्वचा का टुकड़ा भी था। यह वाकई बहुत ही विचित्र और भयानक था। जियाओ चेन का पहले का बेतरतीब अंदाजा सच साबित हुआ। वो खुद को खोल से बाहर निकलते हुए एक सिकारा की कल्पना करने से नहीं रोक पाया। अगर वह अंदाजा लगाता तो ऐसा लगता कि यहाँ एक पुराना भूत लगातार कायापलट के कुछ चक्रों से गुजरता रहा है। जियो चेन ने अवचेतन रूप से चारों दिशाओं को स्कैन किया। वो ठंडे बर्फ के पहाड़ पर मानव का एक भी निशान नहीं पा सका, लेकिन वह अंधेरे में एक बेहद ठंडी निगाह को उसे देखता हुआ महसूस कर सकता था। कल्पना, यह उसकी कल्पना ही होगी। जियो चेन ने खुद को शांत होने दिया और फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को आसपास की जांच करने के लिए फैलाया। पूरा बर्फीला पहाड़ बहुत शांत था। एक भी आवाज नहीं सुनी जा सकती थी। केवल बड़े बर्फीले पहाड़ के चारों ओर ठंडी ठंडी आभा घूम रही थी। जियो चेन को लगा कि यह जगह कोई परोपकारी भूमि नहीं है। उसने तीनों बर्फ के ताबूतों को वापस उनकी मूल जगह पर दफना दिया और सभी निशान मिटा दिए। उसके बाद उसने केके को आदेश दिया, जो खस्ताहाल महल हॉल और 3 कंकालों के पास घूम रहा था, कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाए। इस बड़े बर्फीले पहाड़ पर 5 दिनों तक प्रशिक्षण लेने के बाद जियाओ चेन को कोई और विचित्र स्थिति नहीं मिली। उसने इस जगह को छोड़ने का फैसला करने से पहले ड्रैगन के अंडों को बर्फीली पहाड़ी के ऊपर दफना दिया। एक गर्म और आर्द्र ड्रैगन द्वीप पर बर्फीले पहाड़ का दिखाई देना अपने आप में एक असामान्यता थी और उसे इस जगह पर फिर से कुछ विचित्र लगा। उसे लगा कि यह जगह राक्षसों से भरे पहाड़ के जंगल की तुलना में ज्यादा सुरक्षित नहीं हो सकती। बर्फ और बर्फ की दुनिया से होते हुए बर्फीले पहाड़ से बाहर निकलने की ओर बढ़ते हुए जियाओ चेन ने अचानक दूर की बर्फीली चोटी से एक हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे हिमस्खलन हुआ हो। उसके बाद उसने आसमान में बैंगनी चमक की एक लकीर देखी। हालांकि वे एक दूसरे से कुछ दूरी पर थे, फिर भी जियाओ चेन एक नजर में उस आकृति को पहचान सकता था, जो कि यान किंग चेन थी। 1 वो बर्फीला पहाड़ ठीक वही जगह थी जहां 5 दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी। उस दिन ये स्पष्ट नहीं था कि जियो चेन के हमले के बाद यान किंग चेन जीवित थी या मर गई। फिर वो स्नो ज़ेड ड्रैगन द्वारा उठाए गए बड़े हिमस्खलन के नीचे दब गई। उसने शुरू में सोचा था कि वो हजारों परतों वाली बर्फ के नीचे दबने के बाद बहुत पहले ही मर चुकी होगी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि 5 दिनों के बाद वो वास्तव में गहरी बर्फ से बाहर निकल आएगी। भले ही वो बहुत दूर थी, लेकिन यान किंग चेन की पीठ पर बैंगनी रंग के हल्के पंख बहुत चमकदार थे।
यह अब पहले की तरह पारदर्शी नहीं लग रहा था। अब यह व्यवहारिक रूप से दिव्य जेड द्वारा नक्काशीदार बैंगनी पंखों की एक जोड़ी की तरह लग रहा था। शब्दों में वर्णन करना भी संभव नहीं है कि यह कितना रहस्यमय था। न केवल वो मरी नहीं, बल्कि उसने स्पष्ट रूप से एक सफलता प्राप्त की थी। इससे जियाओ चेन को गहरा सदमा लगा। उसे यान किंग चेन द्वारा अभ्यास की जाने वाली मार्शल आर्ट याद आ गई। अमर दानव तकनीक, किंवदंती वास्तव में सच थी। जो लोग इस तकनीक का अभ्यास करते थे, वे निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता प्राप्त करते थे यदि वे मृत्यु को धोखा दे सकते थे। यान किंग चेन ने वास्तव में मौत के कगार से एक सफलता हासिल की। गहरी बर्फ के नीचे 5 दिनों तक मृत होने का नाटक करने के बाद वो आखिरकार वापस आ गई। इससे जियो चेन डर से कांप उठा। अमर तकनीक वास्तव में अपने नाम के योग्य थी, क्योंकि यह सबसे शानदार और दुनिया को हिला देने वाली मार्शल आर्ट्स में से एक थी। यान किंग चेन, जो अभी अभी 6ठी दिव्य परत तक पहुंचा है, निश्चित रूप से एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी होगा। लेकिन जियो चेन को अपने समान स्तर के किसी भी व्यक्ति से डर नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने एक बार एक शून्य मास्टर को हराया था, जो उसी स्तर के अभ्यासियों के बीच राजा के रूप में प्रतिष्ठित था। जियाओ चेन टिमटिमाती रोशनी और गुजरती परछाइयों की तरह तेज थी। उसने बर्फीली चोटी पर एक के बाद एक छवियां छोड़ी और यान किंग चेन का पीछा किया। वो उसे यहाँ रखना चाहता था, लेकिन यान किंग चेन के गहरी बर्फ से उभरने के बाद उसने अपने परी जैसे दिव्य पंख फैलाए और बिजली की तरह तेजी से सीधे इस बर्फीले पहाड़ के निकास की ओर उड़ गई। वो इस क्षेत्र में ज्यादा देर तक नहीं रुकी, नहीं उसने जियाओ चेन को देखा जो आ रहा था। बर्फीले पहाड़ से निकलकर जियाओ चेन ने बर्फ और बर्फ की दुनिया के विशाल विस्तार को देखा। अपने सामने गर्म हवा को महसूस करते हुए जियाओ चेन को लगा कि यह बहुत अवास्तविक था। ठंडे और गर्म क्षेत्र के बीच लगभग कोई बफर जोन नहीं था। प्रचुर मात्रा में पहाड़ी जंगल और शुद्ध सफेद बर्फ एक दूसरे के इतने करीब थे, ये पूरी तरह से अपमानजनक था। जियाओ चेन और उसके साथियों ने जीवन शक्ति से भरपूर इस क्षेत्र में प्रवेश किया। पक्षियों का मधुर गीत, फूलों की ताजा खुशबू, साथ ही जानवरों की दहाड़। जब उसके पीछे के मौत भरे शांत जंगल और बहुत दूर स्थित बर्फीले पहाड़ की तुलना की गई, तो ये जगह बहुत जीवंत थी। वे अभी भी असंख्य साधकों के निवास स्थान से 20 मील दूर थे। उनके सामने धुंध से घिरा एक सुंदर पर्वत दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे राक्षस शायद ही कभी उस स्थान पर घूमते हो। शब्दों में वर्णन करना असंभव है कि यह कितना शुभ और शांतिपूर्ण लगता है। वे इसे पहले से ही दूर से देख सकते थे। झरना पहाड़ से नीचे गिर रहा था और धुंध से अपवर्तित प्रकाश की किरणें हवा में इंद्रधनुष बना रही थी। जियाओ चेन पहाड़ की तलहटी में पहुंच गया। उसने पाया कि यह वाकई एक अच्छी जगह थी। विदेशी फूल पूरी तरह खिले हुए थे। पूरे इलाके में जैद जैसी घास फैली हुई थी। बेलें कई परतों में मुड़ी हुई थी। खूबसूरत पेड़ फल फूल रहे थे। ये ट्रेनिंग के लिए एक आदर्श जगह थी और इस जगह पर उसकी मुलाकात एक परिचित से हुई। फूलों और पेड़ों के बीच नीलम जैसी शांत छोटी झील थी। झील की सतह पर बिल्कुल भी लहरें नहीं थी। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि यह कितनी असाधारण सुंदर और कितनी शांत थी। शून्य मास्टर लॉरेंस अभी भी पहले की तरह बीमार दिख रहे थे। उनका सुंदर चेहरा कुछ पीला पड़ गया था। वो बस झील के किनारे बैठे थे और शांति से मछली पकड़ रहे थे। जब जियाओ चेन इस क्षेत्र में दाखिल हुआ तो उसने तुरंत अंतरिक्ष में असामान्यता महसूस की। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आकारहीन तरल पदार्थ घूम रहा हो, जिससे उसे चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। अंतरिक्ष वास्तव में परत दर परत मुड़ रहा था। उसकी आंखों के सामने का दृश्य आपस में जुड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इस जगह पर कई जाल है। ये दलदल में गिरने जैसा था। जितना ज्यादा आप संघर्ष करते हैं, उतना ही मुश्किल होता है बाहर निकलना। दिव्य चमक के साथ फटने वाली एक तेज तलवार की तरह जियो चेन ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके बंधन रस्सियों की परत दर परत चीर दिया। उसने इस क्षेत्र के सभी जालों को नष्ट कर दिया और मूल रूप से शांत और सुंदर क्षेत्र में वापस आ गया। झील के किनारे लॉरेंस ने अपना सिर घुमाया और कहा, ऐसा लगता है कि कुछ दिनों पहले बर्फीले पहाड़ पर आपने कैसे दर्जनों लोगों की हत्या की थी। यह अफवाह सच थी। मैं अभी भी आप पर खूनी आभा महसूस कर सकता हूँ। जियाओ चेन हंसा और शांति से लॉरेंस से कुछ ही दूरी पर बैठ गया। फिर उसने कहा, यह सब आत्मरक्षा के लिए था। मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन कुछ लोग बस मुझ पर दबाव डालते रहते हैं। मेरे पास भी मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपने 106ठी दिव्य परत में सफलता प्राप्त की। लॉरेंस के पीले चेहरे पर धीरे धीरे कुछ रंग वापस आ गया। फिर उसने कहा, एक और मैच के बारे में क्या ख्याल है? उसकी निगाहें कुछ तीव्र थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वास्तव में इस मैच का इंतजार कर रहा था। तुम 6ठी दिव्य परत तक भी पहुंच गए। ये जानने के बाद जियाओ चेन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, शून्य मास्टर को उसी स्तर के अभ्यासियों के बीच राजा माना जाता था। मैं वास्तव में इस किंवदंती को एक बार फिर तोड़ना चाहता था, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ द्वंद्व नहीं कर सकता। क्यों? कुछ लोग हमेशा मुझे मौत के दरवाजे तक ले जाना चाहते थे। इससे पहले कि मैं सभी खतरों को दूर कर सकूं, मुझे हर समय शीर्ष स्थिति में रहना होगा। तुम और मैं पहले ही 6ठी दिव्य परत में पहुंच चुके हैं। अगर हम वास्तव में असली लड़ाई करते हैं, तो ये पिछली बार की तरह आसान नहीं होगा, भले ही मैं तुम्हें हरा दूं। कुछ हद तक बीमार लॉरेंस हंसे और कहा, तुम सच में घमंडी हो। क्या तुम इतने आश्वस्त हो कि तुम मुझे हरा सकते हो? शून्य गुरु समान स्तर के अभ्यासियों के बीच राजा है, ये खाली शब्द नहीं है। जियाओ चेन ने अपने हाथ से झील की सतह को हल्के से दबाया। छोटी झील तुरंत हिंसक रूप से ऊपर उठ गई।
पानी की सतह उबलती हुई पानी की तरह लग रही थी। पानी की सतह से हजारों से ज्यादा मछलियां उछलकर बाहर आ गई। उसने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा, क्योंकि मैं पिछली बार किंवदंती को तोड़ सकता था, इसलिए मैं इस बार भी ऐसा कर सकता हूँ। अचानक पानी की सतह पर उछलने वाली सभी मछलियां हवा में रुक गईं। पूरी तरह से गतिहीन लॉरेंस की शून्य शक्ति ने उन सभी को सीमित कर दिया। वो जियो चेन का सामना करने के लिए मुड़ा और कहा, तुम वास्तव में बहुत मजबूत हो, लेकिन मैं भी बहुत आश्वस्त हूँ। मैं वास्तव में तुम्हारे साथ एक बार और लड़ना चाहता था। हालांकि चूंकि तुम एक खतरनाक स्थिति में हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए चीजों को मुश्किल नहीं बनाऊंगा। ठीक इसी समय केके, जो कि कुछ ही दूरी पर था, हवा में लटकी उन मछलियों की ओर आकर्षित हुआ। उसे लगा कि यह बहुत ही आकर्षक है। जब उसने देखा कि लॉरेंस ने 1000 से ज्यादा मछलियों को आजाद कर दिया है, तो उसने अपना एक बर्फ सफेद छोटा पंजा बढ़ाया और उसे बेतरतीब ढंग से हवा में लहराया। एक पल के लिए मछलियां एक बार फिर पानी की सतह से उछली और आसमान में छाने लगी। 3-4 सेकंड के बाद ही वे प्लॉप की आवाज के साथ वापस पानी में गिरी। इससे लॉरेंस अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित हो गया। पहली बार उसने बर्फ की तरह सफेद छोटे जीव को आंकना शुरू किया जो जियाओ चेन का पीछा कर रहा था, और पूछा, ये है? जियो चेन ने अपने हाथ फैलाए और हंसते हुए कहा, मुझे भी इसके बारे में ज्यादा समझ नहीं है। ऐसा लगता है कि इसमें कोई हमला करने की शक्ति नहीं है, लेकिन इसमें पर्याप्त आत्मरक्षा है। केके इस मूल्यांकन से बहुत असंतुष्ट था। उसने अपने छोटे पंजे उग्रता से हिलाए और फिर वो खुशी से तीनों कंकालों की ओर उछल पड़ा। आपने छठी आकाशीय परत को कैसे तोड़ा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार सफलता पाने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, लॉरेंस ने पूछा। जियो चेन ने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने लॉरेंस को सुबह के सूरज का स्वागत करते समय प्राप्त अंतर्दृष्टि के बारे में बताया और उस समय उसे जो महसूस हुआ उसे समझाया। लॉरेंस ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, ऐसा लगता है कि हम एक ही चीज से गुजरे हैं। जिस दिन मैं तुमसे हार गया, मैंने दिव्य मोनोलिथ के सामने और भी कठिन प्रशिक्षण लिया, लेकिन मैं लगभग शैतान के कब्जे में था। मैं प्रशिक्षण के लिए इस शांत जगह पर वापस चला गया, अपने आप को आंतरिक शांति पाने की अनुमति दी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस पल में एक सफलता हासिल करूंगा। उन्होंने विस्तार से बताया कि उन्होंने क्या सीखा है। भले ही वे अलग अलग तकनीकों का अभ्यास करते थे, लेकिन इस तरह का आध्यात्मिक एहसास पूरी तरह से एक जैसा था। उन दोनों ने महसूस किया कि यह सूचना आदान प्रदान बहुत फायदेमंद था। ड्रैगन द्वीप की वर्तमान स्थिति से लेकर साइकिक और स्पेल मास्टर के वर्गीकरण तक दोनों ने कई चीजों के बारे में बात की। हम साइकिक लोगों में विदेशी क्षमता जन्मजात होती है, कई तरह की विदेशी क्षमताएं होती है। स्पेल मास्टर के पास केवल शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी, उनके पास खुद से कोई मानसिक क्षमता नहीं होती। हालांकि एक प्राचीन मंत्र का जाप करके वे किसी तरह से समान शक्ति प्रदर्शित कर सकते हैं। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि उनके मंत्र वास्तव में देवताओं द्वारा उन्हें दिए गए थे, लेकिन हम वास्तव में उनके शरीर के भीतर कोई ऊर्जा प्रवाह नहीं पा सके। जिस क्षण उन्होंने हमला किया, सारी ऊर्जा बाहर से एकत्र की गई थी। ये सभी संकेत देते हैं कि उनका स्रोत वास्तव में उनके द्वारा पूजे जाने वाले प्रतिष्ठित देवता से आ सकता है। अंत में दोनों ने एक बार फिर ड्रैगन द्वीप पर वर्तमान स्थिति के बारे में बात की। उनके मन में एक साथ अभिनय करने की स्पष्ट इच्छा थी। अध्याय 84 सौंदर्य। जियो चेन, तुम सामूहिक नरसंहार के बारे में तो नहीं सोच रहे हो? जियो चेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे निष्क्रिय रहना पसंद नहीं है। मैं उनके आने और मुझे मारने का इंतजार क्यों करूं? मैं उन सभी को मिटाने की पहल करूंगा। ऐसा लग रहा था कि लॉरेंस का शरीर वाकई उतना स्वस्थ नहीं था। जब वो खांसने लगा तो उसका हल्का पीला रंग लाल हो गया। बहुत देर बाद जाकर वह शांत हुआ। फिर उसने कहा, तुम वाकई बहुत खतरनाक व्यक्ति हो। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। वे ही थे जिन्होंने मुझे इस स्थिति में धकेला। मैं केवल जीवित रहना चाहता था। खतरे के आने का निष्क्रिय रूप से इंतजार करने के बजाय मैं हमला करने के लिए पहल करना पसंद करूंगा। लॉरेंस धीरे धीरे जियाओ चेन के व्यक्तित्व को समझने लगा। वो बहुत ही निर्णायक व्यक्ति था। वो कभी भी किसी भी कारण से हिचकिचाता या बहकता नहीं था। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम मेरी मदद करना चाहते हो? ये सुनकर जियाओ चेन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके दुश्मन अभी कोई आसान लक्ष्य नहीं थे। इस तरह की स्थिति में उसकी मदद करना उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। चलो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। शायद कुछ ही समय बाद मुझे अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। भले ही लॉरेंस कुछ बीमार दिख रहा था, लेकिन उसकी असली क्षमता बेहद भयानक थी। वो उसी स्तर के अभ्यासियों के बीच राजा के रूप में भी प्रतिष्ठित था, जो संभवतः उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। जियो चेन ने उसे हैरानी से देखा और पूछा, क्या ये हो सकता है कि इस ड्रैगन द्वीप पर आपका भी कोई दुश्मन हो? मुझे नहीं पता, मुझे बस एक एहसास हुआ। एक जोड़ी ठंडी और उदास आंखें मुझे घूर रही थी। यह अच्छा एहसास नहीं था। मैं उसकी सही लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा था। लॉरेंस बहुत धीरे धीरे बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह मामला रहस्य में लिपटा हुआ था। ठीक है, तो फिर हम एक दूसरे का ख्याल रखें। लॉरेंस ने विस्तार से नहीं बताया। जियो चेन ने भी बहुत गहराई से जानने की कोशिश नहीं की। जब दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला कर लिया था, लॉरेंस हंसा, लेकिन जब उसने कहा, मैंने काफी समय से किसी को नहीं मारा है, तो क्या मैं आज रात तुम्हारी सारी मुसीबतों से छुटकारा पाने में तुम्हारी मदद करूं?
जियो चेन भी जोर से हंसा। उसे आखिरकार समझ आ गया कि लॉरेंस किस तरह का इंसान था। वो सिर्फ बातें ही नहीं करता था, ये कुछ हद तक बीमार लेकिन बेहद खूबसूरत शून्य मास्टर निष्क्रिय किस्म का था। हालांकि एक बार जब वह कोई कदम उठाता तो वो अतुलनीय रूप से ठंडा दिल वाला हो सकता था। उन्होंने ऑपरेशन जल्दबाजी में शुरू नहीं किया, बल्कि पिछले कुछ दिनों में अपनी स्थिति को बनाए रखते हुए द्वीप पर स्थिति पर भी बारीकी से नजर रखी। तीसरे दिन लॉरेंस स्थिति को समझने के बाद वापस लौटा और बोला, मैंने एकांत तलवार दानव को देखा। लॉरेंस इस व्यक्ति को देखकर स्पष्ट रूप से बहुत रोमांचित था। एकल तलवार दानव। जियो चेन का दिल हिल गया। उसने 2 दिन पहले बौद्ध येझेन से मुलाकात की और द्वीप पर भयानक विशेषज्ञों के बारे में पूछा। बौद्ध येझेन ने बताया कि एकल तलवार दानव निश्चित रूप से उनमें से एक था। उसने स्वर्ग के नीचे सबसे शक्तिशाली तलवारबाजी का अभ्यास किया। अफवाहों के अनुसार एकांत तलवार दानव का वंश असाधारण था। वह भ्रामक डुगु की युबाई का वंशज था। इस वंश में हर युग में केवल एक ही वंशज था। उसने अपने पूर्वजों से आगे निकलने के लिए प्रोत्साहन के रूप में खुद को तलवार दानव नाम दिया। उसने बचपन से ही समुद्र तट पर तलवारबाजी सीखी थी। जब वो 15 साल का था तो वो 9 विशाल लहरों को चीरने में सक्षम था। 20 साल की उम्र के बाद उसके साथियों के बीच शायद ही कोई विरोधी था। वह एक बेहद भयानक व्यक्ति था। बौद्ध येझेन को संदेह था कि इस बड़े सफाये के पीछे तलवार दानव ही मुख्य प्रेरक शक्ति है। मुझे समय के हिसाब से हिसाब लगाने दो। लॉरेंस ने अपनी याददाश्त को याद किया और कुछ देर तक सोचा। फिर उसने कहा, सोलिटरी स्वॉर्ड डेमन ने बहुत समय पहले ड्रैगन द्वीप के दिल में प्रवेश किया था, लेकिन उसने समुद्र तट पर अपनी तलवार का अभ्यास करने से पहले कुछ समय के लिए दिव्य मोनोलिथ के सामने ही प्रशिक्षण लिया था। ऐसा लगता है कि बड़ा पर्च ठीक उसी समय हुआ था। शायद आपके दोस्त का संदेह सही है। उन दोनों को पहले से ही एहसास हो गया था कि यदि उनका अनुमान सही था तो एकांत तलवार दानव ड्रैगन द्वीप की गहराई में अपने पुनः प्रकट होने के साथ एक बड़ा तूफान पैदा कर सकता है। जब जियाओ चेन और लॉरेंस चर्चा कर रहे थे तो एक आकर्षक और प्यारी महिला इस जगह पर आई। ये वास्तव में रेड पाउडर अलायंस की सदस्य थी। उसकी सुंदरता रोवेना के बाद दूसरे स्थान पर थी। उसका नाम लियाना था। वो बेहद सेक्सी और आकर्षक थी। उसका सुंदर चेहरा एक लोमड़ी जैसी आकर्षण से भरा हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियां पानी की लहरों जैसी थी। उसकी सुंदरता आत्मा को लुभाती थी, उसे शरीर से छीन लेती थी, इससे पहले कि कोई उसे देखे। भले ही उसके होठों पर लिपस्टिक न लगी हो, फिर भी वे अतुलनीय रूप से चमकीले और गुलाबी दिखाई देते थे। उसकी गर्दन हंस की तरह सफेद थी। उसकी ऊंची ऊंची 2 चोटियां सीधी खड़ी थी। उसकी सुडौल कमर में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। उसके सुंदर नितंब पर्याप्त और बिल्कुल गोल थे। उसके इत्मीनान से चलने वाले कदमों और हल्की हरकतों के साथ शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता कि यह कितना आकर्षक था। पतली जैड पैर की जोड़ी गोरी और कोमल थी। वे स्कर्ट के नीचे हल्के से दिखाई दे रहे थे क्योंकि वे आगे पीछे हिल रहे थे। यह अतुलनीय रूप से आकर्षक था। फ्री रेशमी स्कर्ट हवा से हिल रही थी। वो सुंदर और आकर्षक थी। यह उसके अस्पष्ट सुडौल शरीर को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता था, जिससे वो और भी अधिक आकर्षक दिखाई देती थी। वो व्यवहारिक रूप से एक दुष्ट आत्मा थी जो विशेष रूप से आपकी आत्मा के लिए आई थी। रेड पाउडर अलायंस वास्तव में बहुत अच्छी तरह से सूचित था। उन्होंने वास्तव में इस स्थान पर जियो चेन को पाया। लॉरेंस ने तुरंत पहले क्षणों में खुद को छिपा लिया और पीछे हट गया। रेड पाउडर अलायंस जियो चेन के साथ अपने गठबंधन के संबंध में एक कदम आगे बढ़ना चाहता था। लियाना जियो चेन के साथ रहना और उसकी मदद करना चाहती थी। भले ही लियाना अप्रत्यक्ष थी, लेकिन इसका मतलब बहुत स्पष्ट था। यह व्यवहारिक रूप से उसे एक सुंदरता प्रदान कर रहा था। इस तरह की आकर्षक दुष्ट महिला को उसके दरवाजे पर भेजकर कोई भी देख सकता है कि रेड पाउडर अलायंस की वास्तव में जियो चेन पर नजर थी। वे स्पष्ट रूप से उसका विश्वास और अनुकूल प्रभाव प्राप्त करने के लिए एक सुंदरता का उपयोग करना चाहते थे। लियाना प्यारी और आकर्षक थी। अपने उद्देश्य को अप्रत्यक्ष रूप से बताने के बाद हवा में एक लचीली विलो की तरह वो शालीनता से जियो चेन के पास आ गई। उसकी मुस्कान बेहद चुलबुली थी। उसके सेक्सी लाल होंठ एक आकर्षक चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। उसने हल्के से जियो चेन के कान में फूंक मारी। फिर वो स्वाभाविक रूप से उसके बगल में बैठ गई। तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगे? जियो चेन झील के किनारे शांति से बैठा रहा। वो 1 इंच भी नहीं हिला। हालांकि मैं अपनी मौजूदा क्षमता से दुश्मन को मारने में आपकी मदद नहीं कर सकता। स्पष्ट रूप से लियाना खुद को किसी खतरनाक स्थिति में नहीं डालना चाहती थी। वो शरारती ढंग से मुस्कुराई और एक हंसी के साथ कहा, हालांकि मैं आपको यथासंभव अधिकतम सीमा तक ढीला कर सकता हूँ। इस तरह के शब्दों को बेहद अस्पष्ट भी कहा जा सकता है। ये कहते हुए वो जियाओ चेन के पीछे खड़ी हो गई। फिर उसने अपनी जैड जैसी उंगलियां फैलाई और उसकी पीठ को सहलाना शुरू कर दिया। फिर उसने एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरी और कहा, गलत मत समझो। मैं कह रही थी कि इस तरह मालिश करके तुम्हें आराम करने में मदद करनी है ताकि तुम्हारी तनावग्रस्त मांसपेशियों को ढीला होने दिया जा सके। ये स्पष्ट रूप से एक जाल था। जितना अधिक उसने दूसरों को गलतफहमी न करने के लिए कहा, उसकी हरकतें और भाषण उतने ही स्पष्ट होते गए। उसने हल्के से जियाओ चेन के कान के पास एक सांस छोड़ी और जियाओ चेन की पीठ पर हरकतें और भी बोल्ड हो गयी। जियाओ चेन को इस तरह की मालिश बहुत पसंद आ रही थी। उसने आराम से अपना शरीर फैलाया और बहुत गंभीरता से कहा, ये बहुत अच्छा था। लियाना ने जियाओ चेन पर एक चुलबुली नजर डाली और उसके बगल में बैठ गई।
उसका कोमल शरीर लगभग जियाओ चेन के शरीर से सटा हुआ था। फिर उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी तुम सिर्फ तारीफ के कुछ शब्द ही बोल रहे हो। तो फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? जियो चेन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए जब उसने उसकी आंखों में देखा। मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, लेकिन कम से कम आपको मुझे मजबूत बनने में मदद करनी चाहिए। ड्रैगन द्वीप पर स्थिति अब बहुत जटिल है, हर किसी की जान जोखिम में है। आत्मविश्वास केवल ताकत के साथ आता है, किसी की क्षमता का विकास। अन्य लोग इसमें कैसे मदद कर सकते हैं? आप केवल अपने स्वयं के कठोर प्रशिक्षण पर भरोसा कर सकते हैं। लियाना जियाओ चेन के ऊपर झुक गई। उसका नाजुक शरीर लगभग पूरी तरह से जियाओ चेन के शरीर पर टिका हुआ था। शरीर की खुशबू की लहरें यहाँ तक फैल गई। उसने एक नर्म आवाज में कहा, मुझे पता है कि आपके पास निश्चित रूप से एक विशेष प्रशिक्षण पद्धति है, अन्यथा आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं? मुझे पता है कि आपके लिए मुझे अपनी सभी गुप्त तकनीकें सिखाना असंभव है, लेकिन कुछ तरकीबें अभी भी ठीक है ना? जियाओ चेन को तुरंत समझ आ गया। रेड पाउडर एलायंस की नजर न केवल उसकी ताकत पर थी, वे उसकी प्रशिक्षण पद्धति में भी रुचि रखते थे। लियाना की कोमल कमर सांप की तरह थी, उसकी बाहें विलो की तरह कोमल थी। उसने जियाओ चेन के दाहिने हाथ को अपनी पतली कमर के चारों ओर लपेटा। उसकी दोनों बाहें जियाओ चेन की गर्दन पर लटकी हुई थी। वो बेहद कोमल और प्यारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गालों को सूरज ने लाल रंग दिया हो। उसकी कोमल और गुलाबी त्वचा इतनी मुलायम थी कि वो पानी की एक बूंद की तरह लग रही थी। 5 महिलाओं की विशेष खुशबू की लहरें सीधे जियाओ चेन की नाक में समा गई और लियाना ने अपना शरीर भी घुमाया। अपने बालों की नोक को जियाओ चेन के गालों पर लगातार रगड़ा। उसका सेक्सी और आकर्षक शरीर जियाओ चेन पर गोंद की तरह चिपका हुआ था। वो आग की तरह गर्म और पानी की तरह नरम थी। इस तरह की अस्पष्ट उत्तेजना ने लोगों के दिलों को गंभीरता से जकड़ लिया। ठीक इसी समय जियाओ चेन ने उसे हल्के से धक्का देकर दूर कर दिया। वो खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, दोपहर के भोजन का समय हो चुका है, कृपया पहले केके और मेरे लिए कुछ जंगली जानवर भून ले। ओह, जब आप ऐसा कर रहे हैं तो कुछ झील की मछलियाँ भी भून ले। एक और बात, केके को खाने के बाद फल खाने का शौक है, कृपया कुछ तैयार करें। लियाना अवाक रह गई। क्या यह आदमी मूर्ख हो सकता है? अगर वो शांत रहता है तो ऐसा ही हो, लेकिन क्या उसने इस तरह की आकर्षक महिला को लकड़ी इकट्ठा करने और बाहर खाना पकाने के लिए मजबूर किया? जियो चेन, आप मुझे कोई गुप्त तकनीक कब सिखाओगे? मेरी तकनीक सीखना थोड़ा कठिन है, ये लड़कियों के अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं है। ये कितना मुश्किल हो सकता है? आप निश्चित रूप से मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। ये सच है। एक लड़की के संबंध में इस दिव्य तकनीक को सीखने के लिए व्यक्ति को पहले खुद को बधिया करना पड़ता है। 6 जियो चेन ने केके को उठाया जो जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था और बड़े बड़े कदमों से चला गया। ये बकवास है। एक महिला कैसे नपुंसक बना सकती है? मनुष्य के असीम निकट। लियाना गुस्से में थी। वो एक ही स्थान पर खड़ी थी और दांत पीसते हुए पैर पटक रही थी। उसने इतनी जल्दी अपना आपा खो दिया। लॉरेंस एक पुराने पेड़ के ऊपर बैठकर जियो चेन को देख रहा था। जियाओ चेन मासूमियत से हंसा। उसने दुनिया की जरा सी भी परवाह किए बिना मजाक किया। यह महिला वास्तव में एक मोहक दुष्ट आत्मा थी। मैं एक साधारण आदमी हूँ, अगर कुछ होना था तो ये स्वाभाविक ही था। हालांकि वो अंत में अभी भी बहुत चालाक थी। इसके अलावा वो एक अशुद्ध लक्ष्य के साथ आई थी। इस तरह के चारे को खाया जा सकता है, लेकिन मछली पकड़ने वाले को सावधानी से मछली पकड़ने वाले कांटे को निकालना चाहिए। लॉरेंस ने कहा, पिछले कुछ दिनों में मुझे जो पता चला है उसके अनुसार असाधारण सुंदर लॉर्ड रोवेना को छोड़कर रेड पाउडर एलायंस के बाकी सभी लोग एक बार विभिन्न बड़े गठबंधनों के विशेषज्ञों के संपर्क में आए थे। जाहिर है इस लियाना ने एक बार सोलिटरी स्वॉर्ड डेमन का भी पीछा किया था। अगर यह सच है तो बेहतर होगा कि मैं सम्मानजनक दूरी बनाए रखूं। दोनों जल्द ही अपना गुप्त ऑपरेशन शुरू करने वाले थे। लॉरेंस ने आखिरकार खुद को फिर से छिपा लिया। जियो चेन ने लियाना को यहाँ बुलाया, फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं अब लेडी लियाना से मदद मांग सकता हूँ? लियाना शर्मीली होने का नाटक कर रही थी। उसकी आंखें किसी की भी आत्मा को मोहित कर सकती थी। वो अतुलनीय रूप से चालाक थी। उसने इश्कबाजी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या मदद कर सकती हूँ? कृपया अभ्यासियों के सभा स्थल पर वापस जाएं और सभी को बताएं, मैं निश्चित रूप से 10 दिनों के भीतर येलो डे द्वारा स्थापित प्रकृति गठबंधन को नष्ट कर दूंगा। क्या आप हम पर विश्वास नहीं करते रेड पाउडर एलायंस? नहीं, मैं सचमुच तुम पर विश्वास करता हूँ। इस तरह की खबरों को गोपनीय रखा जाना चाहिए और आपको हमारे जरिए ये बातें क्यों फैलानी चाहिए? कुछ लोगों को पूरी ताकत से डरना चाहिए। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसे हल्के में लिया जा सके। इस तरह के कदम से मुझे यकीन है कि आप बंदरों को उदाहरण देने के लिए मुर्गी को मारना चाहेंगे। मुझे लगता है थोड़ी देर की चर्चा के बाद लियाना शालीनता से चली गई। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। यह निस्संदेह युद्ध की एक तरह की जोरदार घोषणा थी। हाल ही में जियो चेन ने कुछ तूफान मचाया। बर्फीले पहाड़ पर बड़ी लड़ाई। उसने निर्विवाद रूप से शक्तिशाली युद्ध आभा दिखाए। यहाँ तक कि जो युवा चिकित्सकों के बीच सबसे मजबूत माने जाते थे, वे भी अब उस पर पूरा ध्यान दिए बिना नहीं रह सके। अभ्यासियों का सभा स्थल उथल पुथल में बदल गया। बहुत से लोग इस लड़ाई का इंतजार कर रहे थे।
इस लड़ाई के बाद यान किंग चेंग, कार्लोस और वॉटन के साथ जियाओ चेन की बड़ी लड़ाई का और भी ज्यादा इंतजार था, क्योंकि यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे टाला नहीं जा सकता था। 10 दिनों तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही पहली रात का पर्दा करीब आया, जियो चेन और लॉरेंस पहले से ही आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहे थे। लॉरेंस, इसे अपनी छाती के पास और पीठ के बीच में रखो। जियो चेन ने के रंगीन जेड शेल के कुछ टुकड़े लॉरेंस को दिए। लॉरेंस को यह मिलने के बाद वो रंगीन जेड शेल की चट्टान जैसी कठोर सतह को महसूस कर सकता था। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हें डर है कि मैं जियाओली के उड़ते खंजर को रोक नहीं सकता? अगर हम आमने सामने लड़ रहे हैं तो मुझे विश्वास है कि आप इसे रोकने में सक्षम होंगे, लेकिन अगर वह अंधेरे में हमला करता है तो प्रभावी ढंग से बचाव करना गंभीर रूप से असंभव था। अगर पिछली बार रंगीन जेड शेल नहीं होता तो शायद मैं यहाँ खड़ा होकर आपसे बात नहीं कर रहा होता। क्या जियोली का उड़ता खंजर सचमुच उतना ही भयानक है जितना किंवदंती कहती है? हालांकि उन दिनों यह वही जियोली नहीं थी, फिर भी जो कोई भी इस दिव्य तकनीक की पूरी क्षमता प्रदर्शित कर सकता है वो अभी भी बहुत भयानक है। लॉरेंस कोई घमंडी आदमी नहीं था जो दूसरों के अच्छे इरादों को पहचानने में असमर्थ था। उसने जियो चेन के सुझाव को सुना और अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा के लिए कुछ रंगीन जेड शेल का इस्तेमाल किया। जियो चेन ने के को, जो गहरी नींद में था, कुछ बार हिलाकर जगाया। फिर उसने कहा, जागने के बाद इधर उधर मत भागना, यहीं हमारा इंतजार करना। के ने आधे होश में अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और सहज रूप से अपना सिर हिलाया। उसके बाद वो फिर से सपनों की दुनिया में प्रवेश कर गया। जियो चेन ने तीनों कंकालों का सामना किया और कहा, आज रात आप लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको हमारे पीछे अच्छी दूरी पर चलना होगा। अगर हमारी ताकत खत्म हो गई तो आपको हमें वापस ले जाना होगा। तीनों कंकालों ने अपनी समझ व्यक्त करने के लिए सिर हिलाया। जियो चेन और लॉरेंस ने ढील देने और युद्ध छेड़ने का फैसला किया। सब कुछ पहले से ही ठीक से सेट किया गया था। आज रात तारों की रोशनी बहुत कम थी। पहाड़ के जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। ये बहुत ही भयानक लग रहा था। जियाओ चेन धुएं के एक झोंके की तरह था। वो जल्दी से अभ्यासी के सभा स्थल की ओर भागा। लॉरेंस उड़ान भरने में सक्षम था और आकाश में प्रकाश की एक लकीर छोड़ गया। तीनों कंकाल दूर से उनका पीछा कर रहे थे। आज रात उनका पहला छापामार लक्ष्य ट्रेंट की घाटी थी। जियो चेन ने सबसे पहले झाओ लिन एयर की ताकत को खींचने का फैसला किया और फिर यालुओ डे और कैओस द्वारा स्थापित नेचर एलायंस का पीछा किया। उन्होंने पहले जो अफवाह फैलाई थी वो एक मोड़ बनाने के लिए थी। इनसाइड थ्रेड से छुटकारा पाने के बाद यान किंग चेंग और कार्लोस के स्तर के विशेषज्ञों को चुनौती देने का ये सबसे अच्छा समय होगा। यह एक खूनी रात होने वाली है। जियाओ चेन और लॉरेंस जैसे दो परम विशेषज्ञ ट्रेंट्स वैली एलायंस में दिखाई दिए। उन दोनों ने एक भयानक नरसंहार को अंजाम दिया। दयनीय चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। अंधेरे में लॉरेंस के सामने हरे रंग की प्रकाश स्क्रीन का एक टुकड़ा दिखाई दिया। कई 100 मीटर वर्ग का स्थान उस प्रकाश स्क्रीन से घिरा हुआ था। वो अंतरिक्ष पर पूर्ण नियंत्रण में था। जहां भी वो गुजरता, सारा प्रतिरोध कुचल दिया जाता। एक बार जब ट्रेंट्स वैली के कुछ अभ्यासी इस स्थान में सीमित हो गए तो उनका जीवन या मृत्यु पहले से ही लॉरेंस के नियंत्रण में थी। शून्य की शक्ति द्वारा निर्मित उल्का बौछार भव्य आतिशबाजी की तरह ही सुंदर थी, लेकिन वे बहुत घातक थे। कुछ अभ्यासियों के पास जवाबी कार्रवाई करने की कोई क्षमता नहीं थी। वे सभी बिना किसी प्रतिरोध के घुस गए थे। इस लड़ाई के लिए जियाओ चेन को एक चाल चलने की भी जरूरत नहीं थी और लॉरेंस ने पहले ही युद्ध के मैदान को साफ कर दिया था। शून्य मास्टर वास्तव में सबसे प्रसिद्ध चिकित्सकों के रूप में अपने नाम पर खरा उतरा। वो मृत्यु देवता की तरह सभी के जीवन का पल काट रहा था। अंत में जियो चेन को झाओ लिन एयर का कोई निशान नहीं मिला। उन्हें ट्रेंट की घाटी के एक सदस्य से पता चला। ऐसा लग रहा था कि झाओ लिन एयर को खतरे का आभास हो गया था, इसलिए वो बर्फीले पहाड़ से लौटने के तुरंत बाद ही खुद ही चली गई। इस भयानक चीख से आसपास के गठबंधनों में हड़कंप मच गया तथा इस क्षेत्र में तत्काल भारी हंगामा मच गया। लॉरेंस के कपड़े पर खून के कुछ निशान थे। उस समय उसके चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान थी जब उसने कहा, मुझे लगता है कि यान किंग चेंग और बाकी लोग नेचर एलायंस में होने चाहिए। भगवान जाने की वे स्थिति के बारे में जानने के बाद यहाँ आएंगे या नहीं। ये शून्य मास्टर शांत दिनों में कुछ कमजोर और भयावह दिखता था, लेकिन एक बार जब वो कोई कदम उठाता है तो वह वास्तव में भयंकर और निर्दयी हो सकता है। ठीक इसी समय रात के अंधेरे में अचानक बहुत बड़ा हंगामा शुरू हो गया। दूर से लगातार एक दयनीय चीख सुनाई दे रही थी। इसके तुरंत बाद नरसंहार की आवाज आसमान में गूंजने लगी। इस अंधेरी उदास रात में साधक के सभा स्थल पर वास्तव में बहुत बड़ा हंगामा हुआ। जियो चेन और लॉरेंस ने निराशा में एक दूसरे को देखा। उन्होंने एक ही समय में एकांत तलवार दानों के बारे में सोचा। अभी विभिन्न गठबंधनों के बीच बड़ा टकराव हो रहा है। ये षड्यंत्रकारियों के बीच का खेल था। उन्होंने वास्तव में आज रात को अपने ऑपरेशन का दिन चुना। नरसंहार की आवाज ने स्वर्ग को हिला दिया। ये बहुत स्पष्ट था कि कई गठबंधन उथल पुथल में घसीटे गए थे। यह विभिन्न गुटों के बीच एक युद्ध था। यह एक पूर्व नियोजित नरसंहार था। बड़ा सफाया फिर से हो रहा था। गठबंधनों को प्रतिबंधित करने वाले सभी नियम बहुत पहले ही अपना प्रभाव खो चुके हैं। जब प्रत्येक योजनाकार को पर्याप्त शक्ति मिल गई तो उन्होंने बड़े पैमाने पर सफाई का एक नया दौर शुरू किया। उनका लक्ष्य निश्चित रूप से अपने संबंधित दुश्मन से छुटकारा पाना था। ये योजनाकारों के बीच टकराव था।
कुछ महत्वाकांक्षी योजनाकार सफल हो सकते हैं और अपने प्रभाव को एक कदम और आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से नष्ट हो सकते हैं। जियो चेन, यह एक अच्छा अवसर है, मुझे पता है। जियो चेन की आंखों की जोड़ी में ठंडी रोशनी की किरण चमक उठी। इस अराजक रात में उन्होंने नेचर अलायंस तक अपना रास्ता साफ करने के लिए अपनी शक्तिशाली क्षमता पर भरोसा किया। वे रास्ते में विभिन्न गठबंधनों के बीच कई लड़ाइयों में भाग गए। वे दोनों चलते चलते मारकाट करते रहे। जियो चेन ने एक लंबी तलवार पकड़ी और तलवार की आभा रात के आसमान में आसानी से फैल गई। हर कोई जो उसकी ओर भागने की हिम्मत करता था अब खून के तालाब में था। लॉरेंस उतना ही भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे आकाश में सभी जादू के गुरु और मानसिक अपने सबसे बुरे विरोधी से भिड़ गए हों। कोई भी उसे रोकने में सक्षम नहीं था। उन्होंने नेचर अलायंस तक पहुंचने के लिए कत्लेआम मचाया। ये जगह भी युद्ध के मैदान में बदल गई थी। नेचर अलायंस को वास्तव में बहुत समय पहले ही दूसरों द्वारा मिटा दिया गया था। यालुओ दे और कैओस की लाश नहीं मिल पाए। जियो चेन ने ध्यान से चारों ओर खोज करने के बाद वो खून के धब्बे का पीछा किया। ये वास्तव में एक अराजक रात थी। इस क्षेत्र के लगभग सभी गठबंधनों ने युद्ध में भाग लिया था। यह एक हताश करने वाला टकराव था। क्रोध की गर्जना कानों को चीर देने वाली थी। हर जगह अभ्यासी अपने जीवन को जोखिम में डालकर लड़ रहे थे। कमजोरों का केवल वध किया जा सकता था। चमकदार तलवार की आभा, उन्मत्त आध्यात्मिक हमला, भयानक मंत्र और प्रकाश की दीप्तिमान किरणों ने अंधेरी रात को रोशन कर दिया। अध्याय 85। खुद को किसी की बाहों में झोंकना। बर्बर जनजाति के युवा विशेषज्ञ कैओस का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन जियाओ चेन और गिरोह ने यालुओ डे को ढूंढ लिया जो मौत के कगार पर था। ऐसा लगता है कि जब तक वे उसे ढूंढते हैं तब तक उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था। उसने जियाओ चेन को देखते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया और कहा, मैं वास्तव में एकांत तलवार दानव के हाथों मर जाऊंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यालुओ डे की सांस रुक गई। यह एक खूनी रात थी। उन्होंने डर के कारण हत्या की, उन्होंने जीवित रहने के लिए हत्या की। ये बहुत अराजक रात थी। अगली सुबह भोर होने तक भी नरसंहार जारी था। कुछ बड़े गुटों की मुख्य ताकतों के बीच के खेल के अलावा इस क्षेत्र के सभी अन्य गठबंधन भी इस भंवर में घसीटे जा चुके थे। मारो या मारे जाओ, हर कोई एक पागल स्थिति में फंस गया था। खून की तीखी गंध पूरे पहाड़ी क्षेत्र में फैल गई। खून ने पूरे पहाड़ी जंगल को लाल रंग में रंग दिया और भोर होते ही कुछ और भी भयानक हुआ। सैकड़ों विशाल ततैया पास की एक घाटी से उड़कर बाहर आए। उनमें से हर एक बकरी जितना बड़ा था। वे खून की गंध से आकर्षित हुए और पागलों की तरह कई साधकों पर हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले से हर कोई बिना तैयारी के पकड़ा गया। जैसे जैसे विशाल ततैयों की संख्या बढ़ती गई, सभी को मौत के शांत जंगल की ओर भागने पर मजबूर होना पड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि ततैयों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। यह व्यवहारिक रूप से उन पर गिरने वाले काले बादल की तरह था। जमीन पर पड़े सभी मृतकों को विशाल ततैयों ने जल्दी से निगल लिया। केवल सफेद हड्डियां ही बची थीं। सभी लोग उस मौत के जंगल में भाग गए थे, लेकिन ये भी अजीब था कि उन अनगिनत ततैयों में से एक भी मौत के जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। नरसंहार फिर से शुरू हुआ। कुछ बड़े गुटों के बीच लड़ाई का अंतिम परिणाम अभी भी तय नहीं हुआ था, लेकिन ठीक इसी समय कुछ ऐसा हुआ जो बेहद भयानक था। जैसे ही इस जंगल के पुराने पेड़ों पर खून के छींटे पड़े, ऐसा लगा जैसे उन सहस्राब्दियों पुराने पेड़ों ने दानव का रूप ले लिया हो। उन विशाल शाखाओं ने झुककर आसपास के सभी लोगों को मजबूती से जकड़ लिया हो। लोगों को सड़ते हुए देखना बेहद भयानक था। मांस और हड्डियां धीरे धीरे शाखाओं और पेड़ों के तनों में समा रही थी। यह वाकई बहुत भयावह था। किसी को समझ में नहीं आया कि ऐसा भयानक कुछ क्यों हो सकता है। हालांकि शक्तिशाली विशेषज्ञ महत्वपूर्ण क्षण में प्राचीन पेड़ों को हिलाकर गिरा सकते थे, फिर भी कुछ लोग जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे, वे राक्षसी प्राचीन पेड़ों में मर गए। और अंत में साधकों ने अब खून को प्राचीन पेड़ों पर छिड़कने की हिम्मत नहीं की। इस मौत भरे शांत जंगल में हर कोई अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस कर सकता था। ये प्राचीन पेड़ आत्माओं वाली बुरी आत्माओं की तरह लग रहे थे। अब आखिरकार सभी को समझ में आ गया कि वे जंगली जानवर इस जगह के पास जाने की हिम्मत क्यों नहीं करते। ये जगह वाकई बहुत खतरनाक थी। नरसंहार अभी भी जारी था। हर कोई धीरे धीरे हड्डियों के घातक समुद्र के पास पहुंच गया। जब वे लगभग मौत के शांत जंगल से बाहर निकलने वाले थे, तो लड़ाई तुरंत और भी तीव्र हो गई। उन्हें अब हर जगह खून के छींटे पड़ने की चिंता नहीं थी। जियो चेन, ये रोवेना थी, वो सुंदरता जो सभी जीवित चीजों को उलट पुलट कर सकती थी। हालांकि वह भाग रही थी, लेकिन उसकी मुद्राएं अभी भी पहले जैसी ही प्यारी थी। जब उसने कोमल आवाज में जियो चेन का नाम पुकारा, तो वो एक बादल की तरह उड़कर यहाँ आ गई जो पंख की तरह हल्का था। उसने जियो चेन को खींचा, उसकी आंखें चमक रही थी और उसने एक चुलबुली आवाज में कहा, जियो चेन, मैं तुम्हें एक उपहार के रूप में खुद को दूंगी। लगभग 10 साधक उसके पीछे पड़े थे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह उसके आकर्षण के कारण हुआ दुर्भाग्य था। आप हमें ढाल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं? ये देखकर कि कैसे वे 10 लोग पहले से ही उनकी आंखों के सामने भाग रहे थे, जियो चेन मदद नहीं कर सका और हत्या करने की मंशा से भर गया। नहीं, मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे इस विपत्ति से उबरने में मदद कर सके, तो मैं निश्चित रूप से खुद को आपको उपहार में दे दूंगा। अभी जियाओ चेन को भी कुछ और कहने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वे 10 लोग पहले ही यहाँ आ चुके थे। उन्होंने उसे या रोवेना को बात करने का मौका भी नहीं दिया। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया।
हालांकि ये लोग स्पष्ट रूप से एक लोहे की दीवार से टकरा गए। ये दोनों छठी दिव्य परत के विशेषज्ञ हैं। वे ऐसे विरोधी नहीं थे जिन्हें ये लोग संभाल सके। एक चमकदार तलवार क्यूई चमकने के बाद जियो चेन ने एक ही वार से 2 लोगों को मार डाला था और लॉरेंस और भी सीधा था। उसने अपने नियंत्रण वाले स्थान में सभी को फंसा लिया, जिसमें जियो चेन भी शामिल था। हरे रंग की चमक ने जियाओ चेन को छोड़कर सभी की हरकतें रोक दी। फिर वो चिल्लाया, जियाओ चेन, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रुक सकता। इस विचित्र सीलबंद जगह में जादू के मास्टर, मानसिक और यहाँ तक कि मार्शल आर्टिस्ट को भी 1 इंच भी हिलना मुश्किल हो गया। जियाओ चेन व्यवहारिक रूप से सब्जियां काट रहा था। चमकदार तलवार क्यूई चमकने के बाद सभी की कमर आधी कट गई, खून हर जगह फैल गया। हरी चमक फीकी पड़ गई थी, सारी लाशें असली जमीन पर गिर गई थी और मिट्टी खून के रंग से रंग गई थी। यह एक आदर्श संयोजन चाल थी। जियो चेन ने ईमानदारी से प्रशंसा की। शून्य मास्टर्स वास्तव में अपने नाम के अनुरूप रहते हैं। रोवेना स्पष्ट रूप से सदमे में थी। 10 विशेषज्ञ वास्तव में एक पल में खत्म हो गए थे। उसके सामने ये 2 आदमी इतने मजबूत थे कि उसे थोड़ी आशंका हुई। अंत में वो शालीन कदमों से जियो चेन के करीब पहुंची और एक चुलबुली मुस्कान के साथ कहा, मैंने जो कहा वो सच था, मैं पूरी तरह से तुम्हारी हूँ। यह असाधारण रूप से सुंदर महिला अतुलनीय रूप से प्यारी थी। उसका सहज आकर्षण किसी भी पुरुष के दिल को आसानी से जीत सकता था। उसके स्तन सीधे खड़े थे, वे अतुलनीय रूप से मोटे थे। उसकी पतली और सुडौल कमर हवा में लहराते विलो की तरह नर्म और लचीली थी। उसके बिल्कुल गोल नितंब पर्याप्त थे। उसकी पतली ज़ैड पैर की जोड़ी बिल्कुल सीधी और सेक्सी थी। जब वो अपनी सांस पकड़ रही थी तो उसका शरीर ऊपर नीचे हिल रहा था। ये बेहद उत्तेजक था, यहाँ तक कि एक क्लेमेन भी उसके लुभावने रूप को देखकर मोहित हो जाएगा। चूंकि उसकी रेशमी पोशाक पसीने से भीग चुकी थी, इसलिए उसके सेक्सी शरीर की शानदार घुमावदार रेखा को ढकना मुश्किल था। यह वाकई असीमित आकर्षण से भरा था। इसने अनंत जंगली और काल्पनिक विचारों को जगाया। हालांकि जियाओ चेन और लॉरेंस ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कुछ भी नहीं थी। इस अतुलनीय खतरनाक उथल पुथल में उनके दिल स्टील की तरह दृढ़ थे। वे किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होंगे। रोवेना ने देखा कि जियाओ चेन पर उसके आकर्षण का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए वो सिर्फ सुंदर होने का दिखावा करना बंद कर सकती थी। हालांकि वो जियाओ चेन के पीछे पीछे चली गई। उसे डर था कि दोनों उसे छोड़ देंगे। कत्लेआम अभी भी जारी था। हड्डियों के घातक समुद्र में प्रवेश करने के बाद जियो चेन और लॉरेंस ने अंततः यान किंग चेंग और बाकी लोगों का सामना किया। यान किंग चेंग, जिसकी पीठ के पीछे बैंगनी रंग के दिव्य पंख थे, प्रतिभाशाली इल्यूजन मास्टर कालोस और जियोली के फ्लाइंग डैगर के उत्तराधिकारी वॉर्टन, इन सभी को स्पष्ट रूप से बहुत अधिक नुकसान नहीं हुआ। आखिरकार वे 100 छठी दिव्य परत के स्तर पर विशेषज्ञ थे। बहुत से लोग उन्हें घायल करने में सक्षम नहीं थे। जैसे ही उन्होंने जियो चेन को देखा, तीनों तुरंत यहाँ पहुँच गए। जब दुश्मन एक दूसरे से भिड़ते थे तो किसी भी अनावश्यक शब्दों की आवश्यकता नहीं होती थी, केवल जीवन और मृत्यु का टकराव होता था। बहुत कम लोग यान किंग चेंग की खूबसूरती के स्तर तक पहुंच सकते हैं। वन एक जोड़ी शानदार बैंगनी दिव्य पंखों से और भी अलग बनाते हैं। वो व्यवहारिक रूप से एक बैंगनी पंखों वाली परी की तरह दिखती थी जो सांसारिक दुनिया में उतरी थी। वो आसमान में फैल गई और एक सुंदर घेरा बना लिया। ये बैंगनी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और जियाओ चेन की ओर बढ़ गया। जियो चेन ने खुशी खुशी हमले का सामना किया। सीलबंद भगवान की रोशनी की स्क्रीन ने उसके शरीर को घेर लिया। उत्तरी सितारा तारामंडल की चमक चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी प्राचीन दिव्य कवच से सुशोभित हो। उसके हाथ में लंबी तलवार प्रकाश की तीखी किरणों को अंदर ले रही थी और बाहर भेज रही थी। यह एक विशाल बिजली की तरह थी जो आकाश में यान किंग चेंग की ओर उड़ रही थी। चमकदार बैंगनी रोशनी और उस जलती हुई तलवार क्यूई में भयंकर टकराव हुआ और रंगीन रोशनी की चमकदार किरणों के साथ विस्फोट हुआ। यान किंग चेंग आसमान में ऊंची उड़ान भरी और खाली आसमान पर खड़ी हो गई और जियो चेन ने भी अपना सिर उठाकर उसे ठंडी निगाहों से देखा। दूसरी तरफ लॉरेंस बहुत पागल था। उसने वास्तव में कालोस और वॉर्टन को एक ही समय में फंसाया और एक भयानक शून्य शक्ति हमला किया। जियो चेन वहां पहुंचने में संकोच नहीं करता था। लॉरेंस के स्थान के भीतर कालोस के भ्रम स्पष्ट रूप से ठीक से काम नहीं कर रहे थे और वॉर्टन की हरकतें भी धीमी हो गईं। वो अपना फेंकने वाला चाकू छोड़ने को तैयार नहीं था। जियो चेन पर इसका जरा भी असर नहीं हुआ। पिछली बार वो इन 2 लोगों द्वारा लगभग मारा ही गया था, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहता था। लेकिन ठीक इसी समय यान किंग चेंग भी यहाँ आ पहुंचा। लॉरेंस की कैद ने आखिरकार अपना असर खो दिया। आखिरकार लॉरेंस चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके लिए एक ही समय में 3 शक्तिशाली विशेषज्ञों को कैद करना असंभव था। आखिरकार एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। जियो चेन और लॉरेंस बनाम ये 3 शक्तिशाली विशेषज्ञ। असाधारण रूप से सुंदर रोवेना जानती थी कि वह मदद नहीं कर पाएगी, इसलिए वो इस लड़ाई से बाहर रही। लड़ाई के दौरान जियाओ चेन ने आखिरकार वॉर्टन का असली चेहरा साफ देखा। पिछली बार लड़ाई के दौरान कालोस के भ्रम के कारण वो उस आदमी का असली चेहरा देखने में असमर्थ था जिसने उसे लगभग मार डाला था। वॉर्टन का रूप रंग औसत था, लेकिन उसका व्यवहार शानदार था। उसका पूरा व्यक्तित्व तलवार की धार जैसा था। वो लोगों को अतुलनीय रूप से भेदने वाला एहसास देता था। लड़ाई आधे घंटे से चल रही थी, लेकिन वॉर्टन ने कभी चाकू नहीं फेंके। वो केवल नजदीकी युद्ध शैली में लड़ता था।
ये स्पष्ट था कि वो किसी खास मौके की तलाश में था। शून्य मास्टर के नियंत्रण में कालोस स्पष्ट रूप से अपनी भ्रम तकनीक की पूरी क्षमता को सामने लाने में असमर्थ था। हालांकि उन वास्तविक आध्यात्मिक हमलों पर शायद ही कोई असर पड़ा। वे एक के बाद एक उल्का बौछारें बनाते गए और हर जगह तबाही मचाते गए। और यान किंग चेंग बैंगनी बिजली की एक लकीर की तरह थी। वो जमीन की ओर उतरते हुए बाएं और दाएं झपकाती रही। उसने प्रकाश की इतनी सारी बैंगनी किरणें गिराई कि जियो चेन और लॉरेंस लगभग डूब गए। 1 और चौथाई घंटे तक जारी रही भीषण लड़ाई के बाद कालोस द्वारा फैलाई गई भ्रम की परतों के बीच से और यान किंग चेंग द्वारा गिराई गई बैंगनी रोशनी की किरणों के तहत वॉटन ने अंततः अपनी चाल चली। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक लगभग पारदर्शी जेट जैसा चाकू अंतरिक्ष और समय को भेद रहा हो। ये सिर्फ अंगूठे जितना बड़ा और उंगली जितना लंबा था। ये लॉरेंस के स्पेस लॉक से पूरी तरह से मुक्त हो गया। ये बिल्कुल सीधे उसके दिल की ओर बढ़ा। लॉरेंस और जियाओ चेन यान किंग चेंग और कालोस के जंगली हमलों से निपट रहे थे। वॉटन ने सबसे सही अवसर को समझ लिया था। लॉरेंस के लिए इसे रोकने के लिए अपनी शून्य शक्ति का उपयोग करने में पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। डिंग! जियो ली का उड़ता खंजर, जिसे अजेय माना जाता था, जमीन पर गिर गया, लेकिन लॉरेंस भी उड़ गया। उसने 2 बड़े मुंह खून थूके और उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया। हालांकि जियो ली का उड़ता खंजर रंगीन जेड शेल द्वारा अवरुद्ध था, लेकिन उसके ऊपर मौजूद तलवार क्यू उसके शरीर में घुस गई। लॉरेंस एक शून्य मास्टर था। ये स्वाभाविक ही था कि उसका भौतिक शरीर जियो चेन जितना मजबूत नहीं था। नतीजतन वो तलवार क्यू से घायल हो गया। लॉरेंस! जियो चेन एक रोशनी की लकीर में तब्दील हो गया और वहां पहुंच गया। और ठीक इसी समय वॉटन ने अपना दूसरा हमला किया। ये पहले हमले की तरह ही प्रभावशाली था। इसका निशाना सीधा जियो चेन की पीठ के बीच में लगा। हालांकि जियाओ चेन लॉरेंस के बारे में चिंतित था, लेकिन स्थिति जितनी अधिक निराशाजनक होती गई, उसका शरीर और आध्यात्मिक भावना उतनी ही अधिक तीव्र होती गई। पौराणिक जियाओ ली के उड़ते खंजर को पास आते हुए देखकर उसने एक अतुलनीय साहसिक कार्य किया। उसने जल्दी से सीलबंद भगवान की रोशनी की स्क्रीन को पीछे खींच लिया और उन सभी को अपने बाएं हाथ में इकट्ठा कर लिया। उत्तरी तारामंडल ने उसके शरीर के अन्य हिस्सों के विपरीत उसकी हथेली को चमकीला बना दिया। जियाओ चेन ने मुड़कर भी नहीं देखा और अपने हाथ का इस्तेमाल क्रिस्टल क्लियर फेंकने वाले चाकू को पकड़ने के लिए किया। क्लैंग! पौराणिक जियाओ ली का उड़ता खंजर, जो कभी निशाना चूकता नहीं था, वास्तव में जियाओ चेन द्वारा पकड़ लिया गया था। रोवेना, कालोस, यान किंग चेंग और बाकी लोग पूरी तरह से अचंभित थे। उत्तर सितारा तारामंडल जियाओ चेन की हथेली में एक शानदार दिव्य चमक के साथ टिमटिमाया। उसने अपनी ताकत लगाई और एक पल में फेंकने वाले चाकू को तोड़ दिया। अंतरिक्ष के फटने की आवाज एक बार फिर गूंजी। उड़ते खंजरों ने अंतरिक्ष को चीर दिया। लगातार 3 बर्फीली आभाएं जियाओ चेन की ओर छोड़ी गई। क्लैंग! 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 तीनों शानदार तलवार क्यू को जियाओ चेन ने पकड़ लिया। यह वॉटन के लिए बहुत बड़ा झटका था। उसका चेहरा अतुलनीय रूप से पीला पड़ गया था। जब उसने अभी अभी उन 3 हमलों को जारी किया तो ऐसा लगा जैसे उसकी 3 ऊर्जाएं भी निकल गई हो। उसने मुंह से खून थूका और गिर पड़ा। जियाओ चेन लॉरेंस की सुरक्षा के बारे में चिंतित था। उसने टूटे हुए चाकू नीचे गिरा दिए और जल्दी से लॉरेंस को अपने हाथ से सहारा दिया। लॉरेंस, तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई नुकसान नहीं। खून का एक कौर उगलना था, दूसरा कौर खुद ही बाहर निकाल दिया। फोर यहाँ तक बोलते हुए लॉरेंस जोर से चिल्लाया, अंतरिक्ष कारावास, जियो चेन, अब करो। कालोस और यान किंग चेंग जो आध्यात्मिक हमले कर रहे थे, उनकी हरकतें उसी समय सुस्त हो गईं। जियो चेन ने अपनी तलवार से वार करने में संकोच नहीं किया। चमकदार तलवार क्यू ने लंबी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया। प्रकाश की अतुलनीय चमकदार किरणें सामने से गुजरी। कालोस ने अंतरिक्ष की कैद से मुक्त होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। फिर वो आसमान में उड़ गया, लेकिन फिर भी उसे उस चमकदार तलवार क्यू ने मारा। बहुत सारा खून पीछे रह गया। इतना कुछ होने के बावजूद वो बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहा। यान किंग चेंग द्वारा गिराई गई बैंगनी रोशनी भी नष्ट हो गई। अजय तलवार क्यू ने उसे गंभीर क्षति भी पहुंचाई। उसने आकाश में उड़ने के लिए अपनी सारी ताकत भी झोंक दी। हालांकि ठीक इसी समय जियाओ चेन ने शिखर पर पहुंचने के लिए अपनी गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। उसके बाएं हाथ में उत्तरी तारे के अलावा उसका दायां हाथ वास्तव में एक शानदार तारे से चमक रहा था। ये रॉयल एमेथिस्ट स्टार जितना ही शानदार था। जियो चेन ने अपना दाहिना हाथ हिलाया। उसकी हथेली के खोखले हिस्से में स्थित तारा वास्तव में एक चमकदार दिव्य तलवार में बदल गया। उसने इसे आकाश की ओर काटने में संकोच नहीं किया। प्रकाश की जलती हुई किरणों में स्पेल मास्टर के जादुई हमले से भी अधिक कवरेज था। आकाश में उड़ने वाली तलवार क्यू ने वास्तव में यान किंग चेंग के बैंगनी दिव्य पंख को काट दिया और उसे गिरा दिया। यान किंग चेंग को गंभीर चोट लगी और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी पीठ पर लगे चमकीले बैंगनी पंख को जियो चेन की तलवार क्यू ने नाजुक चीनी मिट्टी की तरह नष्ट कर दिया। उसने दर्द से कराहते हुए अपना चेहरा दिखाया, लगातार कुछ घूंट खून थूका और फिर जमीन पर गिर पड़ी। बायां हाथ उत्तरी तारे के साथ, दायां हाथ शाही तारे के साथ। जियो चेन को लगा कि उसके दोनों हाथ अक्षय शक्ति से भरे हुए हैं। लॉरेंस खड़े होते ही खांसने लगा। लॉरेंस, क्या तुम वाकई ठीक हो? कोई बात नहीं, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। दूर की जगह पर रोवेना बहुत हैरान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जियो चेन इतना मजबूत था।
वह हल्के कदमों से यहाँ तक चली आई। जियाओ चेन ने अपना सिर घुमाकर पी ली, फिर भी अतुलनीय रूप से सुंदर यान किंग चेन को देखा। फिर उसने कहा, मैं घोषणा करता हूँ कि अब से तुम मेरी गुलाम हो। 5